अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ एक खिदमत गुजार, एक बहुत ही अच्छी औलाद क्या होती है। फरमाबरदार, एक आवाज़ में आप लोगों की बातें सुनने वाली, पढ़ाई में अच्छी, जो पका दिया वो खा लिया, जो उनके सामने रखा, जो उनको ख़रीद के ला के दिया वो उन्होंने पहन लिया। बस आपके वो वाले बच्चे जिनको आप आँख का इशारा भी दिखाते हैं तो वो समझ जाते हैं और फिर सवाल नहीं करते। ये एक डेफिनेशन है अच्छी औलाद की, जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करे, जो अपने पैरों पे बहुत ही जल्दी टाइम पर ही खड़ी हो जाए और ना आपको उसको ट्यूशन्स पढ़वानी पड़े, ना एक्स्ट्रा कोई खर्चे करने पड़े। बस नॉर्मल एक जो भी आप अपने फ़राइज़ निभाएं उसको वो बखूबी प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करें। सही है, इसमें बहुत सारी बातें जो है ना वो तो बेस्ट है डेफिनेशन में, लेकिन हम उनकी परवरिश करते हुए एक बात भूल जाते हैं। हम उनकी फर्माबरदारी उनके अंदर इतनी कूट कूट के भर देते हैं कि उनको दुनिया में कभी भी किसी को ना कहना नहीं आता। यानी कि अगर उनकी वर्क प्लेस है, अगर उनका ससुराल है, अगर उनके दोस्त हैं या कोई भी ऐसी सोशल गैदरिंग है जहां उनको जब कभी किसी वक्त पर ना कहना है तो उनको आता ही नहीं, और उस ना कहने की आदत ना होने की वजह से बहुत दफ़ा वो पिसते हैं, फंसते हैं, लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको धुर बनाते हैं। तभी आप देखिए जिस तरह हमारे माशरे में स्पेशली ख़वातीन को हम देखते हैं कि वो अपना सब कुछ गवा देती हैं और बिल्कुल सुनती सुनाती ज़िंदगी गुजार देती हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बच्चे, घर, ससुराल, जो कि एक अच्छी बात भी है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल पीछे कर देती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं, क्योंकि उनकी माँ बाप ने हमारी तरह, हमारे कल्चर की तरह उन्हें ना कहना नहीं सिखाया होता। उसके बरक्स अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो बच्चे, उनको पता है कि कैसे अपनी लाइफ गुजारनी, तो वो पूरा प्रॉपरली फुलफ़िल करते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही पता होता है कि उनके हुकूक क्या हैं। जो पुराने सोच थी हमारे वालिदैन या हमारे नाना नानी, दादा दादी, उनके यहाँ यही होता था कि हम तो अपने बच्चे को एक आँख दिखाते थे और वो ये कर देता था, वो कर देता था। उस आँख से डरते डरते बच्चा सबसे डरने लगता है, और हमारे बड़े ये भूल गए कि चले आपकी रिस्पेक्ट, आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत में आंख दिखा के बच्चा सुन तो रहा है, लेकिन आपने उसको ये भी सिखाना है कि कब उसको अपने लिए आवाज़ उठानी है, कब ना कहना है। इस सारी तरबियत के साथ बच्चे को ना कहना, अपनी औलाद को ना कहना भी सिखाना ज़रूरी है उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बड़े अच्छी, चाहे अपने बहन के बच्चे हों, चाहे अपने बच्चे हों, उनकी तरबियत, या फिर दूसरे बच्चे हों, उनकी तरबियत करने की अच्छे से कोशिश की है। मगर क्या उन्होंने भी आपकी तरह उन्हें ना कहना नहीं सिखाया? आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि ना उनको कब कहना है, और जब आप नहीं सिखाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे? फिर तो बहुत सारी ठोकरें खा के ही सीखेंगे ना। तो आज कुछ एक दूसरे से सीखते हैं कि ना कहना किस वक्त, कहाँ, कैसे, क्यों ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज यहाँ मेरे पास चार सेलिब्रिटी है जिनसे हम ये सीखेंगे कि ना कैसे कहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कहना नहीं आता, उनके अम्मा बाबा ने भी नहीं सिखाया होता। और क्या इन लोगों को ना कहना आता भी है कि नहीं, कि हमें सिखाएंगे या अपनी दास्तान हमसे सुनाएंगे कि भाई हमें नहीं आया ना कहना, तो हमने ये नुकसान उठाए। शायद ये सुनकर आप थोड़ा सा सीख जाएं। वैसे एक सर्टन एज पे आपको ना कहना आ जाता है। अगर आप टीन एज में या 20s में नहीं कह पा रहे होते तो आपको ठोकरें लग लग के, नुकसानात बरत के आपको पता चल जाता है कि अब आपको ना कहने की ज़रूरत है, अब ये हाई टाइम है। सो मेरे पास इस वक्त मौजूद है सबा फैसल मेरे एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरी तरफ मेरे हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल वैसी वैसी की वैसी।
और फिर मेरे पास यहाँ मौजूद हैं साइमा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये सब बड़े बड़े दिनों बाद जमा हुए। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों मैं और कहती हूँ डॉक्टर कभी आयशा। कभी आना चाहिए। वो क्या कहते हैं, कदर खो देता है रोज रोज का का आना जाना। और डॉक्टर आयशा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे पाला है कि बस हमें हमेशा फर्मा बरदारी से उनकी हर बात को हाँ कहना चाहिए। अम्मा अब्बा को हाँ कहते कहते फिर हम दूसरी आदत हो दुनिया जाती वालों है। को भी हाँ ही कहते रहते हैं और ना कहना भूल जाते हैं। और फिर जब वो टाइम निकल जाता है तो हम कहते हैं यार ये तो हमने अपना नुकसान कर लिया। मुरव्वत में मारे जाते हैं। मुरव्वत में एग्जैक्टली ये जो ना और हाँ है, अगर आप सही मायने में कहें मुरव्वत, बेसिकली कहीं कहीं मुरव्वत काम आती है लेकिन कहीं कहीं बड़ा आपको नुकसान दे नुकसान दे जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदत भी होती है। माना कि माँ बाप की तरबियत सारे बच्चों के साथ एक फितरतन जैसी भी होता होती है, है। फितरतन भी हाँ, होता है। हाँ। जो लोग लेकिन- स्टबर्न होते हैं उनको आता है ना करना। हाँ That's true. लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई समझदार लोग यही कहते हैं कि हमारी जो नस्ल है ना, या हमारी जो एक Generation एज है। है, वो Millennials। इस तरह की ना आखिरी रह गई है पौध, जी जिसने ना नहीं करनी। आजकल के जो बच्चे हैं ना, हाँ। उनको माँ बाप को भी ना करने की आदत हो गई है। हाँ। जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। बाज़ औक़ात आप बड़े इतनी समझदारी का फैसला नहीं कर रहे होते। हाँ। बच्चे जो हैं वो अगर, लेकिन उसमें बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, हाँ, तमीज़ तरीके से। पर मुझे आई डोंट नो, मैं तो इंटरेस्टिंगली मैंने कल ही एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि जो बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, दे आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। यस यू आर राइट। और आजकल इन्हीं चीज़ों पे रिसर्च इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा ना कहने शुरू कर दिए। वो जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना, अपने आप को अक्ल कुल ना समझा करो। हाँ। क्योंकि आप बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपका भी तजर्बा, मुशाहिदा, दोनों चीज़ें कम होती हैं। बिल्कुल। तो आपको हाँ और ना कहने में भी फ़र्क नहीं इतना आपका वाजे होता, लेकिन आप एक विल के ऊपर चल रहे होते हैं। माँ तो बाप ने कभी कभी वो आपको- ना कहना अच्छा होता है और कभी कभी वो ना कहना भी अच्छा होता है। हाँ मतलब वैसे तो मैं उस पर इंस्टा पे ही देख रही होती हूँ कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो अपने माँ बाप की सुनते हैं। बिल्कुल। ये हर जगह ये लिखा आ रहा है क्योंकि तजुर्बा है ना। वो तो है सब तजुर्बे, लेकिन देखिए हर पेरेंट एजुकेटेड नहीं होते, हर पेरेंट इतने ऑब्जर्वेंट नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि पेरेंट से गलती ना हो। Yes, बहुत सारे ये पेरेंट्स point। एग्जैक्टली बहुत सारे पेरेंट्स, इट डिपेंड्स कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं। आप वही वाली बात है ना, बहुत सारे घरों में आप देखते हैं इट्स नॉट इवन एजुकेशन, नहीं तरबियत और समझदारी जो है ना। देखिए बहुत सारे लोग एकेडमिकली एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन जो भी कुछ है एज का अपना, तजर्बे का अपना एक मयार होता है। और कई दफ़ा लोग बड़े समझदार होते हैं, बड़े दे आर वाइज। यस आपके पास आज बच्चे के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, हाँ उसके पास विजडम नहीं है। हाँ सो ये फ़र्क हमें थोड़ा सा मार्जिन, हमने जो अब आई थिंक बड़ों को मार्जिन देना छोड़ दिया है, वो हम गलत कर रहे हैं, मुझे लगता है। नहीं, इससे मुआशरे में बिगाड़ तो बहुत आ रहा है। लेकिन आप देखें ही ना, बाज़ औक़ात बाज़ घरानों में माँ बाप या कोई एक इतना स्टबन होता है, वो कहेगा मैं कह रहा हूँ नहीं तो कहो नहीं, मुझसे मांगो, मुझे कहोगे तो देखिए कितने ये चीज़ें कितने ज़्यादती रिश्ते है। नहीं कितनी सारी ऐसी। मैं एक लड़की को जानती हूँ, 8 साल तक उसके रिश्ता उसकी मनपसंद लड़के से नहीं हो सका क्योंकि उसकी अम्मी जो है वो डंडा पकड़ के खड़ी रही। हाँ, वो एक अलग नहीं हो कहानी। सकता। नहीं, वो ईगो 8 भी साल होता है। बाद ऐसे घरानों एक में ईगो होता है ना ईगो कि होता जी है। मेरा ईगो है जो मैं चाहे वो उसको, और उसको भी पता होता है कि मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कहता पुख्ता है हो मेरी चुके हैं, सुनो। वो कह रहे हैं कि तो नहीं। इसलिए उन्हें अपने आप को मनवाना होता है। माँ बाप भी इंसान है और माँ In बाप any से भी case। गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप फरिश्ते हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मगर अगर बच्चे थोड़ा ज़्यादा बेहतर पढ़ गए हैं और थोड़े समझदार हैं, जाहिर है हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर देते हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया होता है, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि उनको बेहतर इदारे में पढ़ाएं, बेहतर मुस्तकबिल उनका बनवाएं और उनको तवज्जो दें या सारी चीज़ें जो भी। तो कभी कभार बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और वो हमें समझा रहे होते हैं
और हम कहते हैं ओह यार ये तो सही कह रहे हैं, हम तो ये गलती कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना It कि all हर depends. चीज गूगल पे नहीं मिलती है। जैसे बुजुर्गों के साथ आप बैठे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़ों की आप सुने, जो माँ बाप का तजर्बा फिर भी ज्यादा है, फिर भी ज्यादा है। वो हमें जानते हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, पाला पोसा, तो वो हमारी फितरत से वाकिफ हैं और बहुत सारी चीजें जो उनको नजर आ रही होती हैं हमें नहीं और एक पता। और चीज होती हाँ, है हम एक सर्टेन एज बाद नजर आती है, नजर आती है। यार ये इसीलिए तो सही हाँ, कहते थे। क्योंकि अब पता है एक उम्र के साथ ना एक आपके अंदर ठहराव भी आता है, हाँ। थोड़ा तहम्मुल भी आता है, थोड़ी बर्दाश्त भी आती है, तो उस वक्त जो आप फैसले भी कर रहे होते हैं ना वो बेहतर फैसले होते हैं। लेकिन आप है ना, मैंने ये बहुत घरानों में देखा है कि वक्त के साथ साथ माँ बाप भी स्टबन हो जाते हैं। नहीं होता है, देखें हो जाता है, ये तो human समझ nature तो है आ ना, रही सारे होती जैसे है। नहीं हो सकते। हाँ, सब एक जैसे नहीं, बिल्कुल। सारे अलग लेकिन अलग। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे रिलेशंस में मोल्ड होना जो है ना वो सबसे बड़ी खूब। लचक होना तो माँ बाप लचक भी जो है ना, कामयाब है, औलाद भी कामयाब है। वहीं आपको ये समझदारी से काम देना पड़ता है, कहाँ ना कहनी और Yes. कहाँ नहीं कहनी। यही अब आप लोगों से मुझे ये पूछना है कि आप लोगों ने ना कहीं जो ना कही, कितना अजीब से जुमला, ना कहीं जो ना कही, तो क्या नुकसान उठाया उसका, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी ताकि एक्सपीरियंस हो सके सब लोगों को। हाँ जी, कोई तुम लोगों ने पहली स्लाइड दिखाई, स्लाइड इसलिए दिखाते ताकि आप लोग जरा भूले ना। रिश्ता, ये वो पहली मेजर ना थी जो मैंने कही। अच्छा क्योंकि फैमिली में एक रिश्ता था और मज़े की बात ये कि अम्मी अब्बू से ज़्यादा पूरा ख़ानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा, कर लो, हाँ, करवाने के लिए कर लो, हाँ। हर शख्स, मतलब वो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना कि मवानी भी कह रही हैं तो खाला भी कह रही हाँ। है, लेकिन मुझे हालांकि मतलब करीबी रिश्ता था और माय कज़न, हाँ लेकिन मुझे बस एक वो अंदर से एक चीज़ कहती थी नहीं हाँ नहीं नहीं। तो मुझे अम्मी ने बड़ी आराम से पूछा कि तुम नॉर्मली, मतलब आई वाज अच्छा बच्चा ना, मैं नॉर्मली इस तरह, अम्मी ने हमेशा यहाँ पे आई थिंक ये लैटिट्यूड दिया था कि बेटा अगर आपने अपनी बात, किसी चीज़ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप वो बात करें, खुलकर करें, लेट्स टॉक इट आउट। हाँ। सो हमें पता था कि हमारे पास हमेशा वो मार्जिन है, लेकिन तब मैंने कहा बस नहीं, तो मैं जी कह कि मुझे वजह बताओ। हाँ भाई उनका तो उनको Logic उस तरह दो से मुझे, क्या देखने वजह? में हर चीज़ सही लग रही थी। अब मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था सिवाय इसके कि मैं उनकी वालदा की फितरत से भी वाकिफ़ थी, अच्छा, प्यार कजन थे ना, प्यार भी बहुत था, लेकिन मुझे पता था कि वो बड़े सख्त मिजाज की हैं और वही वाली बात कि वो अनाक का मस्सा वहाँ है बहुत। और दूसरा मुझे था, मैंने कहा नहीं मैं उसको जानती हूँ एज अ कज़न, लेकिन मैं उसके साथ बोर होती हूँ। तो अम्मी ने मुझे कहा बोर होती है, मजा नहीं आता। आई डोंट हैव Company में ना? कॉन्वर्सेशन विद हिम। हाँ आफरीन है मेरे अम्मी अबू पर। उसके बाद उनको बहुत प्रेशर मिला हर तरफ से, हाँ। मगर उन्होंने दोबारा मुझे नहीं पूछा, हाँ। फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया। और मैंने बाद में अम्मी को पूछा, मैंने कहा आपने मेरी मतलब सिली सी रीजनिंग थी ना कि मैं बोर होती हूँ। हाँ, तो नहीं मैं- सिली सी नहीं ये। अम्मी ने मुझे कमी कहने लगी, मैं ये सोच रही थी कि जिस इंसान के साथ मेरी बेटी हाँ चंद लम्हे बैठकर बात नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। तो मैंने दोबारा तुम्हें इसलिए कहा, इट वॉज वेरी गुड रीज़न। हाँ लेकिन बाद में उनके घराने के जो हालात हुए और उसकी अपनी शादी में जो हुआ, मैंने तो फिर अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र, बच तेरा गए। बड़ा करम कभी कि वो आपका अंदर से इंस्टिंक्ट एक भी आवाज़ होता आई है, थी और मैंने सुन ली। आपका इंस्टिंक्ट होता है, आप मेरा छठी instinct मुझे हिस्स, कह रहा था नहीं, यहाँ जिसे नहीं। हम छठी हिस्स कहते हैं ना कि वो आपको राजी नहीं होने दे रही होती। वो ना जो थी ना वो उसका मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया मुझे। हाँ वो भी होता है, प्लस ये जो आप अल्लाह के कलामात करते रहते हैं ना और ये पढ़ते रहते हैं और जो तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं, फिर आपसे रॉन्ग डिसीजन नहीं क्योंकि होता। आपको कुछ कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही होती है Yes. जिसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, मगर वो आपको एक आवाज़ जो होती है ना Yes, अंदर अंदर की, वो की। सुननी चाहिए। वो जो हजरत अली का कॉल है ना सुननी कि अगर चाहिए। किसी चीज पे शक आ जाए या आपका दिल ना माने तो आप उसे छोड़ दें। और बाकी उसमें नुकसान When in doubt, don't do it. बिल्कुल। हाँ भाई, जो नेक्स्ट है आर्टिस्ट को घर पे रहने के लिए। अच्छा, ये क्या है? ये जब मैं निदा लाहौर से कराची शिफ्ट हुई थी तो मैं एक आर्टिस्ट के साथ ही थी। अब उन्होंने कहा कि एक और आर्टिस्ट आ रही हैं लाहौर से, तो मतलब आप लोग कंबाइन एक आपने कुछ लिया हुआ था अपार्टमेंट वगैरह? नहीं, मैं और एहसन खान हम लोग मुझे एहसन ही लाहौर से लाया था क्योंकि मैं तो बहुत डरती थी। अच्छा। कराची जैसे शहर में मैं तो अकेली नहीं रह सकती। हाँ। तो उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। हाँ। तो हमने एक साथ ही अपार्टमेंट ले लिया था। सही। उसके बाद हमने किसी एक की और हेल्प की। अच्छा।
अब उनकी हेल्प कर दी, वो भी अच्छी आर्टिस्ट हैं। और जब हम इधर शिफ्ट हो गए और मैं तो लाहौर आती जाती थी, तो कुछ चीज़ें जैसे आप किसी के साथ रहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। मे बी मुझे वो ना कर सके, मैं उसे ना कर सकूं, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं बस उन्हें ले आई और एक मर्तबा जब मैं लाहौर से आई तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं लाहौर में थी, तो जब उस घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था वो इधर थी, हमने कहा आप कर दीजिएगा साइन। तो मैं जब वापस आई तो पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये घर तो मैंने लिया हुआ है रेंट पर, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने साइन किया है, तो प्लीज़ आपको खाली करना पड़ेगा। है जी। तो वो जो मैंने खाली किया घर फिर किस तरह से, वो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। मतलब आपने उनको ना नहीं की, उनके लिए भला किया, लेकिन खुद के लिए कभी गले पड़ जाती है। तो वो बहुत मेरा बैड एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में सोचा कि ये आप अपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकते। लेकिन वो पता है बेहतरी थी आपके लिए, इन द लॉन्ग रन आप आगे जाके मैंने सीख लिया ना, तो अल्लाह ने आपको पहले उससे चीज़ से निकाल दिया। तो वो बड़ा एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था। कभी कभार जिनके साथ था वो अगर शो देखेंगी तो एक सेकंड में समझ जाएंगे। और हम ब्रेक पे पूछ लेंगे। ऑन एयर तो हम नहीं पूछते, लेकिन अब आपने खुलबुली मचा दी है, हम क्या करें। अब हम ब्रेक पे चली जाए ना, मुझे पूछना। अच्छा। डॉक्टर आयशा पाकिस्तान की गॉसिप कोई। ओके भाई, ये क्या है, दानियाल का रिश्ता? दानियाल रिश्ता या दानियाल का रिश्ता? दानियाल का रिश्ता। अच्छा। उसको बेचारे को तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, तो मुझे किसी ने कहा कि यार इस तरह का एक अच्छा रिश्ता है, तुम देखो अच्छी लड़कियां हैं, प्यारी हैं, इनमें से तुम देख लेना, ये वो। तो खैर मैं मुलाकात, मेरा बिल्कुल दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था कि मैं अभी फ़िलहाल दानियाल का कुछ करूं, क्योंकि वो पढ़ रहा था, फिर अपना मैंने कहा थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो खैर बहुत फोर्स किया गया मुझे, तो मैं मिली उनसे, घर गई, मैंने उनको देखा किया, तो वो फिर उनका अच्छा लगा मुझे, वो अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा हम भी घर आना चाहते हैं। तो मैंने उनको भी घर बुलाया, मैंने कहा आइए आप ज़रूर देखिए सब चीज़ें। तो उन्होंने देखा कि भाई घर है, अकेली माँ है, अम्मी रहती हैं घर में, कोई और होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तो बहुत कोई बेहतरीन है। तो लड़का भी मैंने देखा सारा, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो रिश्ता ही नहीं है। उसके बाद वो इतना मुझे फोर्स किया गया कि मैं लिटरली काम पे भी डिस्टर्ब होने लगी थी, कि मतलब हर वक्त का प्रेशर के कर लो। और वो एक सिचुएशन ऐसी मेरे ज़िंदगी में आ गई थी कि मैंने कहा यार अभी अगर मैं इधर हो जाऊँ या इधर हो जाऊँ। फिर मैंने सोचा अगर मैं कोई गलत फैसला लूँ तो उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, और अगर छोड़ती हूँ तो ये ना हो कि कोई अच्छी चीज़ होता है ना, हाथ से कोई ना निकल जाए। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने खैर अपने बेटे से भी वो किया, वो तो खैर बिल्कुल भी विलिंग नहीं था कि मैं अभी, क्योंकि बहुत जल्दी उसने कहा मैं अभी रेडी भी नहीं हूँ। तो लेकिन जिसके थ्रू, जिसके रेफरेंस से बात आ रही थी, उसने मुझे लिटरली मेरी लाइफ अपसाइड डाउन कर दी थी। इतना अरे कर लो, अरे वो है, अरे लड़की नहीं मिलेगी अच्छी, बहुत अच्छी फैमिली। और फिर वो एंड में आके एक कुदरती वही वाली बात है कि दिल मेरा इतना बेचैन हो गया। और मैं चीज़ एक कोई आप फैसला लेने जा रहे होते ना, आप मुतमईन हो जाते हैं कि यार बेहतरी की तरफ है, वो उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया उस चीज़। तो बस वो मैंने मना कर दिया। मैंने मना किया तो कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला वो बता भी देता है क्या वजूहात होती हैं। वो मुझे आगे जाके पता भी चला कि जो बेहतरी थी मेरी इसमें मना करने में, तो वो समझें कि मैं बच गई, बहुत बच गई, बाल बच गई। वरना मैंने तो खैर वही वाली बात है कि गलत फैसले जिंदगियां तबाह कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं, और खास स्पेशली मैं तो नमाज में दुआ करती हूँ कि बच्चों को जो स्पाउस मिले वो उनके लिए बेहतरीन साबित हो, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आपने अपने पार्टनर्स के साथ गुजारनी होती है। और अगर वो अल्लाह ना करे, क्योंकि कहते हैं ना ये गैम्बल है, अगर वो आपके अच्छे ना निकले बच्चों के, तो फिर आप तो तड़पते ही रह जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते और आप बस देखकर तड़प रहे होते हैं। पार्टनर अच्छा हो ना तो आप अच्छे बुरे सारे हालात का मुकाबला कर लेते हैं। हर हर्डल को आप, क्योंकि हमने तो हमेशा जिंदा नहीं रहना, हमारे बच्चों के साथ तो वो पार्टनर्स ही होंगे ना। तो हम तो यही सोचते हैं कि तो आप ना जिंदा ना रहना ये ना कहा करें। वो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने देखा कि अकेली माँ है,
ये तो मर खप जाएगी। तो मैं वो जहाँ हम सोशल मीडिया पर और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उधर मैं इस तरह की जो पोस्ट देखती हूँ ना कि शादी है और दुल्हा जो है और बहनें जो हैं रो रही हैं ज़ारों के तार, और नीचे लिखा हुआ था कि ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं खुश होते हैं कि चलो शुक्र करो लड़के की माँ नहीं है, एक मसला ख़त्म हुआ। तो उनसे पूछें कि उनके दिल पर शादी वाले दिन खुशियों में क्या माँ बाप नहीं हो, क्या बीतती है। तो अक्सर लोग ये भी कहते हैं ना कि ऐसा लड़का तलाश करें जिसके अकेला हो, ना माँ हो ना बहन हो, कोई भी ना हो। वो एक कमी होती है जिंदगी में जो कि कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई पूरी नहीं कर, क्योंकि सास भी अच्छी होती और इन खुशियों को होती है। मेरी तो बहुत अच्छी थी। सही बात है, सही बात है। लेकिन नज़र मेरे ख्याल से मैं ये भी कहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि कोई आने वाली, अल्लाह करे आने वाली अच्छी हो, लेकिन हमें अपनी औलादों को भी अच्छी तरबियत के, भाई तुम भी उसके लिए बेहतर काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि वो भी बच्ची कहीं से आएगी तो उसके माँ बाप भी यही चाहेंगे कि तुम्हारा साथी भी अच्छा होना चाहिए। तो वो तो शादी के बाद ही पता मेरे तो दोनों है ना, बेटा भी है बेटी भी है, तो मैं तो दोनों बच्चों के लिए ये दुआ मांगती हूँ। अच्छा, घर में अगर समझदार बड़े हो ना तो वो आपको भी सही गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, जो बेवकूफी और गलतियां आप कर रहे होते हैं उससे बड़े संभाल लेते हैं। अगर आप वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग रिश्ता नहीं देते उन लड़कों को जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। ये भी वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब समझदार लोग होते हैं वो। एग्जैक्टली, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, भाई उसके आगे पीछे कोई नहीं, हम नहीं दे सकते रिश्ता। मैंने बहुत जगह ये भी सुना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आके हम फिर गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। डॉक्टर आयशा आपका रह गई ना। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और इस वक्त हम आपको ये सिखा रहे हैं कि ना कहना कितना ज़रूरी है कभी कभी, हर वक्त नहीं लेकिन कभी कभी। डॉक्टर आयशा की तरफ हम चल रहे हैं, और क्या है इनकी स्लाइड, मेड स्लैश ब्यूटी पार्लर। ये क्या एक साथ कैसे? ये एक साथ इस तरह है कि अभी कुछ अरसे के पहले हमने मेड जैसे कि रखी थी घर में, जो सफाई वाली होती है, एंड शी वाज अ वेरी नाइस मेड। कि कुछ भी आप कर रहे हो ना तो उसमें ये होता है ना कि कोई आपको एक्स्ट्रा अगर करने लगे तो बहुत आप उसके बाजी में आपका सर दबा दूँ, बाजी कहे बगैर ही ना, कहे बगैर चाय बना के ला दूँ, अच्छा बाजी आप थकी हुई होंगी मैं टांगे दबा दूँ, फिर बातों ही बातों में कहे कि बाजी मेरा तो जो है ना दिल का बड़ा अरमान है कि मुझे ना पार्लर बनाना है। ठीक है, आप जब वो काम कर रही होती हैं, इतना आपका वो कर रही होती हैं, तो हर लड़की का बच्ची का शौक होता है, तो आप सुन भी लेते हैं बातें। लेकिन शी वॉज एक्स्ट्रा नाइस, लाइक ये कि वो आपका इतना अच्छा केयर कर रही है, बग़ैर कहे सर में तेल भी लगा दिया, मसाज भी कर दिया, अच्छा वो मतलब लोशन और वो लेके और टब में पानी भर के पेडिक्योर भी कर दिया। अब आप पेडिक्योर करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पैसे खर्च करें, अब घर पे बैठे हुए पेडिक्योर भी हो रहा है जनाब, मैनिक्योर भी हो रहा है, और आपको चाहिए कि आप घर की सफाई भी हो रही है, अलमारियाँ भी सेट हो रही हैं, और हम सब बहुत खुश, बेटियाँ भी खुश, बेटियों का भी पेडिक्योर मैनिक्योर हो रहा है। हाँ मतलब, और उससे और तो मैंने कहा कि एक दफ़ा पूछा भी मैंने कि तुमने कैसे वो मतलब तुम्हें ये सब कुछ आता है और तुम सफाई का काम कर रही हो, तो कह रही है कि बाजी हमारे यहाँ ना अलाउड नहीं होता, हम जिस मैं एरिया में रहती हूँ और जो भी मेरी है, तो हम लोग शुरू से सफाई का ही काम करते हैं, लेकिन मैंने जो है ना ये थोड़ा सा सीखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो कुछ महीने उसने जैसे कि काम किया तो हम लोग उस पर काफ़ी भरोसा भी करने लग गए, और वो इतना ख्याल भी करने लगी, और हमेशा से यही सब कहते थे कि इतना कोई केयर करे तो थोड़ा अलर्ट भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ दिनों के बाद जो है ना, मुझे जैसे बेटियों ने भी मेरी बताया कि मम्मा मेरा एक आध शैम्पू जो है नहीं मिल रहा, फिर छोटी वाली ने बताया कि मेरा जो लोशन है वो नहीं मिल रहा, तो मैंने उनको डांटा, मैंने कहा तुम लोग अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं करते हो, तुम लोग चीज़ें इधर उधर कर लेते हो और ज़्यादा मंगवा लेते हो, और तुम लोग केयरलेस हो ना, मतलब यू शुड लुक आफ्टर योर थिंग्स और अपनी चीज़ों का तुम लोग ध्यान करो। अच्छा, और वही चीज़ें हमारे घर से मिसिंग होने लगी जिनका ताल्लुक पार्लर से ही था, क्योंकि उस लड़की का जो एम्बिशन था वो पार्लर था। ठीक है, और वो इसी तरह हमारे यहाँ काम करती रही। चौथे पाँचवें महीने में जो है ना ये हुआ कि वाकई हमने नोटिस किया कि ये चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, और उसको हमने फिर जब कैच करने की कोशिश की कि भाई ये चीज़ें हमारी आगे पीछे हो रही हैं, वो तो माने ना। ठीक है, अच्छा, फिर मेरी जिस फ्रेंड ने उसको लगवाया था, फिर मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि भाई इस तरीके से है और ये बच्ची इतना अच्छा काम करती कि मिस्टेक का बिल्कुल भी मौका नहीं देती,
इतना अच्छा काम करती है और बग़ैर कहे। लेकिन ये इसका मसला है, कहने लगी मैं तो आपको ख़ुद डॉक्टर आयशा कॉल करने वाली थी और मेरे घर से ये चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, जिसमें लोशंस और शैम्पू। उनके घर भी काम करती थी? यस, और ये फेस की क्रीम्स हैं और मैं पार्लर बनाना ये सब चीज़ें जमा कर और आज या कल ही मैं आपको कॉल करने वाली थी और इसको तो बिल्कुल इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी जो हमारी कॉलोनी की जो कमेटी है, और इस तरीके से वो होगा। फिर उसके बाद जब वो आई तो मैंने उससे बात की तो वो तो बिल्कुल जो है ना, मैंने उससे कहा कि मुझे इस तरीके से तुम्हारा पता चल गया है और तुम इस तरह, मतलब मैंने तुम पे इतना भरोसा करती हूँ, इतनी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम फिर इस तरीके से वो कर रही हो, तो वो तो ना माने। फिर मैंने उसकी मदर को कॉल किया। अच्छा, वो जो उसकी मदर थी ना, शी वाज़ वेरी नाइस और इतनी बेचारी गरीब और वो सारी चीज़ें, कहने लगी कि नहीं आप मेरी बेटी जो है ना उसको प्लीज़ मौका दें और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से पार्लर खोलेगी, हम तो इतने गरीब लोग, ये लोग वो लोग। और वो फिर बहरहाल वो सब कुछ हुआ करने लगी। वन डे हम उसके ऊपर वाकई ट्रस्ट करके, और हम लोग कहीं गए हुए थे जैसे कि 1 आध घंटे के लिए, वी वर मिसिंग, और जब हम वापस आए तो हमारी काफ़ी मेजर चीज़ें जिसमें कॉस्मेटिक्स और वो सब था तो मिसिंग था। तो आई रियलाइज्ड कि जब हम उसके ऊपर, हमें शक हो चुका था कि वो ये वाला काम करती है और मेरी फ्रेंड ने भी ये वाली बात बोली, तो हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, उसकी माँ की बातों में नहीं आना चाहिए था और उसको उसी वक्त हटा देना चाहिए था जब वो ख़ुद भी अपने मुंह से बोल चुकी थी कि मुझे पार्लर बनाना ही बनाना है। लेकिन बात ये था कि अगर उसको पार्लर भी बनाना है तो चोरी की चीज़ों से ना बनाती, अपने पैसे जमा करती, जो भी करती। अब वो ठीक है परफ्यूम्स गए या लोशंस गए, लेकिन बात ये कि आपके घर से सुई भी जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप खुद अपने हाथ से किसी को दे दें तो दे दें। फिर मैंने वो पूरे ग्रुप में भी लिखा कि ये उसका नाम है, ये उसका आईडी कार्ड है और इसको तो प्लीज़ कॉलोनी में ना रखें, काम बहुत अच्छा करती है। वो कोई गोल्ड नहीं लेती, कोई पैसे नहीं लेती, लेकिन वो पार्लर से ही रिलेटेड चीज़ें लेती है क्योंकि उसको पार्लर खोलना है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम में अगर आपको कोई अपना कैरेक्टर दिखा देना तो उस पर ट्रस्ट कर जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम उसको मौका दे देते हैं। वो बार बार जो होती है ना, हाँ, चीजें रिपीट और वही वाली बातें। हाँ, वो वहीं, उसी का तो कॉल नहीं आ रहा। नहीं मेरे बारे में मत बताएं। और वो और उसकी, लेकिन अम्मी वो लाइव शो देख रही हो, बताती हूँ मैं भी। माफ़ी भी मांगी। वो इतनी स्वीट थी कि नहीं मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं है। लेकिन माओ को सब पता होता है। लेकिन माओ को सब पता होता है। और तो माँ ने सही कहा ना, प्लीज आप हमें एक और मौका दें, एक मौका दें, हम जो वो चीजें वो भी समेट लें। मैं अभी आप पूरा माल आया नहीं दूंगी। अच्छा, एक लड़की को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ और वो शेयर करेंगी अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे। जी अनाबिया, आओ। अनाबिया ने, मैंने उसे ऑफ़र की थी कि तुम पर्दे के पीछे बैठ सकती हो, उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ बैठ के सबको बताना चाहती हूँ। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी अनाबिया, आपने कहा ना कहा या नहीं कहा? स्टार्टिंग मेरी ये है कि मेरी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। शादी मेरी पसंद की थी, आउट ऑफ कास्ट में थी और शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे हस्बैंड की जॉब तो इतनी ख़ास थी ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे ख़ुद भी जॉब करनी पड़ी। फ़ौरन तो उस वक्त मैं कोई जॉब कर नहीं सकती थी। अच्छा। तो मैंने टीचिंग की। टीचिंग के कुछ महीनों बाद ही, मतलब मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी के कुछ टाइम बाद मतलब मेरी बेटी हुई। जब मेरी बेटी हुई ना, तो मतलब मेरे ससुर ने सारी चीज़ें हमारी अलहदा कर दी। अलहदा यूँ कर दी कि तुमने खाना पीना हर चीज़ आपका अलहदा है। मुझे उनके साथ ही रहना था, जिसकी वजह से मैं उनको ना नहीं कर पाई। ना नहीं करने की वजह यही थी कि साथ हमने रहना था उनके नहीं तो किस चीज़ पे ना नहीं कर पाई? ना इस चीज़ पे नहीं कर पाई, थोड़ा सा ज़ोर से बोलें तो हमें आवाज़ भी नहीं पिक हो रही। ना इस चीज़ पे नहीं कर पाई कि उन्होंने कहा कि आपका किचन अलग है, सब कुछ खाना पकाना ये सब कुछ आपने अपना खुद ही देखना है। अच्छा। हमसे कुछ भी अटैचमेंट नहीं है इसमें। बेटी की पैदाइश के बाद? बेटी के फ़ौरन, मतलब अभी मेरा 1.25 महीना भी नहीं हुआ था, उन्होंने ये चीज़ हमें कह दी थी, जिम्मेदारी डाल दी थी एक तरीके से। ठीक है। हालांकि पता भी था कि मेरे शौहर की जो जॉब है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। सही। तो उसकी वजह से फिर मैंने यूँ किया कि मैंने अपने काम को थोड़ा बढ़ाया। मुझे थोड़ा सा सैलून का काम आता था, मैंने अपने घर में पार्लर खोल लिया, साथ ही मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लग गई, जिससे थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हो गई। अच्छा। तो आधी से ज़्यादा चीज़ें लेकर घर में मैं ही चल रही थी। जिसमें कोई भी चीज़ लेना देना हो, मतलब मेरी सास ने कहना है मेरे बेटे को कपड़े भी आपने दिलाने, बीमार हो जाओ हर चीज़ आपने खुद ही करनी है। मैं उनको ना इसलिए नहीं कर पाती थी कि मुझे उनके साथ ही अटैच फैमिली में रहना था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं कि हम अलग घर पे रहते।
तो मैं उनको ना नहीं किया। उससे कुछ अर्सा गुजरा है तो उन्होंने मुझ पर एक और नई जिम्मेदारी डाली कि आपके जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, पानी भरना, इस तरह का सब कुछ आपने अब खुद ही देखना है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझ पर चीज़ें डालना शुरू कर दी। जब उन्हें पता चला कि ये फाइनेंशियली सही है, कर सकती है, ठीक है, तो मैंने ना नहीं की। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी पसंद की शादी थी और वो लोग मुझे इतना ख़ास पसंद भी नहीं करते थे, आपको जैसे पता है, जिसकी वजह से मैंने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। उस स्टार्टिंग में तो इतनी मुश्किल नहीं थी। मैंने स्टार्ट किया, आहिस्ते आहिस्ते करना शुरू किया। उसके कुछ अरसे बाद ही जो है ना मेरी दूसरी बेटी हुई। जब मेरी दूसरी बेटी की प्रेगनेंसी मतलब बिल्कुल डिलीवरी का टाइम था, उन्होंने कहा, हालांकि मेरी पहली वाली बेटी के टाइम जो डिलीवरी हुई थी उसके सारा एक्सपेंस मेरे ससुर ने ही उठाया था। उन्होंने कहा कि बेटा अब आपने ये भी आपने ही करना है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब सही है तो ये कर सकती है। उन्होंने कहा बेटा आप जैसे भी करो, अब आपने ही करना है। शोहर मेरे कर नहीं सकते थे उनकी जॉब की वजह से, तो वो उसमें ही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्ता चलाना था, घर चलाना था, साथ रहना था। सिर्फ आपने चलाना था, हस्बैंड क्या कर रहे थे? हस्बैंड की जो जॉब थी ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। जो उनकी जॉब से पैसे आते थे उससे वो कुछ अपना खर्चा लेते थे और बाकी ग्रोसरी वगैरह आ जाती थी, पैसे तो उधर ही ख़त्म हो जाते थे ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे यहाँ पता नहीं क्या आलमिया है, वेस्ट में तो 14-14 साल में जो है बच्चों को निकाल देते हैं कि चलो जाओ खुद कमाओ, 18 साल के बाद आपका अपनी जगह हो जाती है। अगर यहाँ पाकिस्तान में अगर आपको पेरेंट्स ने अपने घर में रहने की इजाज़त दी हुई है या वो आपकी थोड़ी हेल्प करें तो ये उनका एहसान है, ये उनका फ़र्ज़ नहीं है। 18 साल बाद आज सब अडल्ट हो गए या तो फिर आप शादी ना करें। मुझे तो लगता है कि अगर उन्होंने, अक्सर घरों में होता है शादी के बाद बच्चे हुए हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अपना खर्चा खुद क्योंकि अब उठाओ। उनका बुढ़ापा है और वो उनके ज़ाहिर है। रिहाइश तो दी भी है ना उन्होंने फिर भी। नहीं तो मेरा सिर्फ सवाल ये था कि ये सारी जिम्मेदारी तो आपकी है ही नहीं, आपके हस्बैंड की है। एक्चुअली जब उन्होंने शादी का जब टाइम था, क्योंकि पसंद की शादी थी, तो उन्होंने पहले तो शादी के टाइम यही कहा था कि हम जो खाए पिएंगे ये वो हमारे साथ खाएगी, हम गरीब हैं, हमने सारी चीज़ें हमने खुद ही करनी है, ये बच्ची अगर कर सकी तो ठीक है। तब तक तो उन्होंने हमें ये बात मतलब पेरेंट्स को भी यही कहा था कि भाई मैं देख लूँगा, जो हम खाई पिएंगे बच्ची भी वही खाई पिएगी। तो इसलिए मेरी मामा को इससे मसला नहीं था, मुझे भी मसला नहीं था, क्योंकि मेरी पसंद की शादी थी। और मैंने कहा ठीक है, फिर साथ मिल के खाना पीना है। खाने मतलब जब शादी हमारी हुई है उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम तो हमारा किया ख्याल, सारी चीज़ें की। मतलब मेरी आफ्टर डिलीवरी ना उन्होंने ये चीज़ मतलब कर दी। आप ये कह रही हो कि आप वहाँ ना नहीं कह पाई उनको जी, कि बिल्कुल ना अभी नहीं हम कह अफोर्ड नहीं कर सकते, या जी इस तरह का था। मतलब उसके जब मेरी लेकिन दूसरी आपके जो इन-लॉज थे क्या वो अफोर्ड कर सकते थे? वो कर सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्योंकि मेरे जो बड़े वाले उनके भाई थे ना वो बाहर होते थे, तो माशाल्लाह अच्छा घर चल रहा था। मेरी मगर शादी के उनके अपने भी तो बीवी बच्चे होंगे हाँ, ना? हाँ, तो उन मतलब पे भी तो बेटियां जिम्मेदारी इनकी नहीं एक है। अच्छा, ये कोई नहीं सोचता तो माँ बाप अक्सर कह देते हैं कि भाई अब ये गाड़ी जो है ना बड़ी भारी हो गई, अब तुम खुद चलाओ, अब तुम अपने बीवी बच्चों का बोझ तुम उठाओ। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुज़ायका है। लेकिन मैं सबा जी एक बात करना चाहूँगी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही होना चाहिए कि अगर लड़के ने शादी की है तो वो अब उसकी अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसकी है। Exactly. चाहे वो उसकी बीवी काम करे ना करे, वो उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब वो देख रहे हैं माँ बाप कि बेटा अभी कुछ नहीं कर रहा है, थोड़े क्राइसिस चल रहे, तो थोड़ा बहुत तो इतना तो सपोर्ट करेंगे, चलो बेटा थोड़ा स्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद बेशक आप कहें कि आप अपना कोई छोटा अपार्टमेंट ले लो या किचन अलग कर लो, बात उस वक्त समझ आती उनके है। पास भी तो इनकम दूसरे बेटे की है, लेकिन इसमें और दूसरे बेटे ने बोला होगा कि भाई मेरी फैमिली भी तो है, आप सारा अगर उधर ही निकाल देंगे दूसरे भाई को, मतलब सबकी अपनी अपनी लाइफ भी होती है ना। मजबूरी से पूछना कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हाँ, थे? कह रही है ना, कर सकते हैं। एक्चुअली क्योंकि बच्चे होते तो देखो खर्चे बढ़ते। साथ साथ भी ना मेरे ससुर भी जॉब करते थे, और जब उन्होंने मतलब हमारी शादी की बात की थी उस वक्त मेरी ये थी, जब मैंने अपने घर में बताया था कि शादी करनी है तो मैंने उनको यही कहा था कि बस निकाह करा दें। उन्होंने कहा नहीं, हम रुखसती ले लेते हैं और मैं देखूँगा। जब तक मेरा बेटा स्टैब्लिश नहीं हो जाता, अच्छी जॉब उसकी नहीं हो जाती, उन्होंने हमसे ना मिस कमांड किया था। उन्होंने बोला था हमें कि आप जो है ना, हमारी बच्ची है हमारी, हम साथ खाएंगे साथ पिएंगे, जो हम खाएंगे ये बच्ची वही खाएंगी। उन्होंने कुछ, क्योंकि मेरी शादी के 3 मंथ्स बाद ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। प्रेगनेंसी जो फ़ौरन हुई है उसके फ़ौरन बाद ही ये चीज़ हुई। मैं उनको किसी चीज़ में ना इसलिए भी नहीं कर पाती थी क्योंकि हमें पता था कि मेरे हस्बैंड तो अभी इतना वो नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है, तो साथ रहे कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही आपका कम होता और बढ़ता है जब आपको पता है कि आपकी खूंटी खुद कमज़ोर है। अब यही कहा जाता है ना।
तो हस्बैंड ने कोई सपोर्ट नहीं किया? हस्बैंड ने सपोर्ट ये किया था कि मुझे इजाज़त दे दी थी कि तुम काम कर लो। नहीं, मेरा ये कहने का इजाजत तो ना मतलब हुई ये है, है, ये तो उनकी जरूरत थी। Of course, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप 2 नौकरियां कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते थे 2 नौकरियां? वो मतलब ऑलरेडी उनकी टाइमिंग ऐसी थी, सुबह जाते थे, रात में आना है, तो उसके बाद तो टाइम नहीं बचता था ना कि दूसरी कोई जॉब करे। कोई इतनी खास एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से आपको पता है फिर कोई ऐसी जॉब तो मोहब्बत में अंधी क्यों हो गई हाँ, थी? तो पता नहीं पहले लड़कियां ये क्यों बताओ अंधी हो ना, जाती ये कौन सी पहली है जो अंधी हो गई? सारी मोहब्बत में अंधी हो जाती है रहते ना ना कि शादी कर दें, बाद में हम देखेंगे क्या करना है। तो ये शादी के चोंचले, मेहंदी, माइयों, कपड़े, जेवर, मेकअप, Fascinate। हाँ, ये 1 हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का, 2 महीने का होता है। बिल्कुल। उसके बाद हर लड़की को, लेकिन आजकल लड़कियां बड़ी स्मार्ट हैं भाई, वो देख लेती हैं कि इसके साथ आगे गाड़ी चलेगी या कि नहीं जो नहीं देखती ना वो बहुत बड़ी बेवकूफ। मतलब लड़कियां बेसिकली कुछ और देखें ना देखें, वो ये देखें कि वो अपने पैरों पे पहले खड़ी हो, हाँ। फिर सोचें नेक्स्ट के शादी। यस, बहुत वो तो जरूरी खड़ी हुई है। थी ना पैरों पे, उसने इसलिए सोचा। आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखें कि वो जिस मर्द से शादी कर रही हैं क्या वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है, है या नहीं? एग्जैक्टली, क्योंकि और फिर दूसरी बात ये कि आप शादी करते हैं उसके बाद आप ये नहीं सोचते कि अभी मेरा शौहर एस्टैब्लिश नहीं तो हुआ होगा, बच्चा ही नहीं तो होना बच्चा चाहिए, एक और family नहीं जिम्मेदारी होनी का है, planning खर्चा होती है, है। तो हर चीज़ में प्लानिंग चाहिए होती है। बहुत जरूरी। और अटैच वॉशरूम है कि नहीं? पहले भाई अभी हमारे पहुंच गए। हाँ ना, boundary set ये होनी चाहिए। अभी हमारे एक प्ले में इस तरह के कितने प्रॉब्लम दिखाए Yes। और वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। आप थी उसमें। हाँ। मैं वो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। मैं मतलब मैं उस स्क्रिप्ट का उसमें हैरान थी कि यार ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जो हम सोचे तो हम कहें ये हर किसी की ज़िंदगी में होंगे। हाँ, बाथरूम, प्राइवेसी, लड़का लड़की के बहू क्या को पूरी सहन क्रॉस करके जाना पड़ता था वॉशरूम यूज करने। आई मीन दैट्स सो बैड। और लव मैरिड। हाँ। ऐसा लव तो जो ना आखिर में डिवोर्स पे खत्म होता है। एब्सोल्युटली। अल्लाह ना करे। जी नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल हेल्प, हाँ जी, ये आ गई है वो ये जो ना रॉबिन हुड। नहीं, हाँ, बस ये मेरे साथ एक मसला है और मुझे लगता है कि वो कुछ मेरा जो पुराना उलझन सुलझन फैक्टर है ना, हाँ। तो वो जैसे सबको लगता है कि मैं ये उनके चीजें रच सारे- बस जाती है अंदर। हाँ, वो अभी भी मुझे उस दिन एक बच्चा मिला शुरू पे, उसने कहा कि आपके तो मैं बुढ़ापे तक नहीं जाएंगी मैं आपका शो देखा करता था, तो मैंने कहा आप कितने बड़े थे, मतलब मुझे छोड़े हुए भी अरसा हो गया। अब वो बच्चा उस वक्त 8 साल का था, अब वो माशाल्लाह अपने 20s में है। तो वो लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, अल्लाह ताला इज्जतें कायम रखने वाला है वैसे, कि मतलब आप उनके मसलों का हल आपके पास है। कहीं आप कर सकते हैं, कहीं आप नहीं भी कर सकते। मेरी मजबूरी ये होती कि जब मुझसे कोई हेल्प मांगता है ना, और स्पेशली अगर कोई जो इस तरह के आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं और कोविड में स्पेशली, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझसे रब्ता किया जिनको मैं किस मुंह से ना कहूँ, क्योंकि मुझे पता है वो भी वज़ादार लोग हैं। एक सफ़ेद पोशी का भी भरम कायम रखना है, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अब घर अपना नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है, तो मतलब आप क्या करें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ होता है, उनके साथ एक अलग एसोसिएशन होती है। मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझसे नानी कहा जाता। अब वो कुछ इंस्टेंसेस में तो ऐसा होता है ना कि चले एक रकम है आपने दे दी, आप कहते हैं आ गई वापस तो आ गई, अगर नहीं आई तो कोई बात। कुछ ये होता है कि एक शख्स आपसे ये कह रहा है कि भाई आप दे दें, मेरा एक चेक आने वाला है, फंसा हुआ है, और मैं अगले महीने नहीं तो अगले 1-2 हफ्तों में आपको दे दूंगा। या अब उसको सालों गुजर गए, अब आप अजीब तकाजा करते हुए शर्मिंदा होते हैं। हाँ। क्योंकि आप कह भी नहीं पाते कि भाई वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी रकम थी, अब उस वक्त तुम्हारी मजबूरी थी, और ये वाली कि मुझे लाइक आज ज़रूरत है। हाँ। ये नहीं कि मुझे कल तक दे दें, कि मेरी मजबूरी है, मतलब फ़ौरन ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद कम से कम आप खुद ही कह देना कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ये ना करें कि आप मुझे तकाज़ा करना पड़े। हाँ। या तो आप मांगे तो फिर ये कह के मांगे कि यार मैं वापस नहीं कर सकता, तो वो चीजें क्लियर हो जाती। वो ठीक है, आपने कहा आप कर्जा नहीं मांगे, आप कर्जा नहीं मांगना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप ताल्लुकात भी खराब। अब मैं ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती, वो भी मुझसे नहीं होता, लेकिन ये कि अब मैं अगली दफ़ा को मुझे कुछ कहता है ना, तो अब मैं थोड़ी सी शकी हो गई। डिजर्विंग लोग भी, डिजर्विंग लोगों को नहीं मारे जाते हैं। फिर मुझे होता है कि भाई अब फिर मैं दूंगी, फिर मेरे साथ यही होगा कि मैं फिर शर्मिंदा होती रहूंगी। वो कहते हैं उधार मांग के शर्मिंदा ये लिख देना चाहिए। अच्छा, मेरा तो है ना एक बात होती है मुझसे, तो मेरे तो ऐसे
पता नहीं ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ तो नहीं, लेकिन ख़ुद से मैंने ये डिसाइड किया कि कोई मांगता है मुझसे कि जी हेल्प कर दें, तो मैं कहती हूँ 10 रुपये वो मांग रहा है, मैं कहती हूँ ये 4 रुपये रख लो, मैं वापस नहीं ले रही, ये रखो। इसके बाद मैं तो आप यहाँ से भी इजी रहते हैं और अगला भी जो है ना, अच्छा वो फिर जब 4 रुपये लेके खुश हो जाता है ना कि वापस नहीं करने, फिर आपको समझ भी, और 10 में से 9 लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, कि अच्छा निकल आए तो ठीक है, ना निकले तो कोई। अच्छा नहीं, ऐसा भी है कि मैंने अब वही वाली बात है कि जहाँ मुझे देना है और मुझे वापस नहीं चाहिए, हाँ, वो फिर आप सोच समझ के देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक शख्स अगर जिसका आपके साथ एक पुराना ताल्लुक रहा और वो आपसे ये कहे कि ये मेरी इमरजेंसी वाली नीड है, वहाँ फिर आप करें? वहाँ फिर की आप जगह अल्लाह पे मालिक। इनकार नहीं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उधार दोस्ती की कैची है। ऐसी वैसी morning. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो यहाँ आज थोड़ा थोड़ा हम आपको ना कहने पे आमादा कर रहे हैं कि ना नहीं अगर कहते तो फिर कितने नुकसानात उठाने पड़ते हैं। अब हम आपसे पूछने वाले हैं इंडियन कमर्शियल के बारे में। ये क्या कहानी? हाँ, ये मुझे कोई 2 माह पहले एक उष्णा और आप थी? नहीं, वो तो मैंने कर लिया था। अच्छा। अभी फिर कॉल आई कि इस तरह से इंडियन डायरेक्टर हैं और कमर्शियल है और बहुत बड़ी कमर्शियल है, तो उसमें आपको हमने वो किया है शॉर्ट लिस्ट ही होता है पहले। तो मैंने कहा ठीक है, डेट्स उन्होंने पूछी, मैंने कहा ठीक है ओके। कमर्शियल के लिए तो कोई डेट्स का मैं तो कभी पूछती भी नहीं हूँ किसी से, मैं तो दे देती हूँ, अवेलेबल हूँ। अब उसके बाद उन्होंने बड़े उनके थे कि जी ऑडिशन देना है, ये करना है, ये करना है। वो डायरेक्टर ने खुद ही एक मैसेज किया हुआ था जो उन्होंने ज़ाहिर 3 लोगों को कहा था, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया हुआ था। तो मैंने कहा यार ये मुश्किल काम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो बिज़ी हूँ, ऑडिशन के लिए इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उन्हें स्ट्रेट अवे लिख दिया कि नहीं, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं दे सकती, तो सॉरी। तो जो कोऑर्डिनेटर था उसने कहा आपने कैसे कर दिया, तो इतनी बड़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं, सब ने ऑडिशन दिए हैं, आपने क्यों कर दिया? उनका पता नहीं क्यों कर दिया, लेकिन मैंने कर दिया, मुझे बोझ लग रहा था, मैंने कर दिया। अभी जो अब मुल्क के हालात हो गए हैं और इंडिया पाकिस्तान ये जो पिछले दिनों इतना बड़ा एक डिज़ास्टर हुआ है, उसके बाद जिस तरह से हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ यार मैं तो बाल बाल बच गई। अब वो होगा या नहीं होगा, होता भी तो शायद मैं ना करती, क्योंकि हमें भी यहाँ के पाकिस्तान के आर्टिस्टों को, हमारे यहाँ के लोगों को भी जिस तरह वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें भी करना है ना पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अगर फाइनल हो भी जाता तो मैं कहती मैंने, लेकिन वो मैंने उस वक्त पता नहीं कैसे इनकार कर दिया। अच्छा, कई दफा कहते हैं अंदर से आवाज़ आती है, और कई दफ़ा आपकी कन्विक्शन होती है। मुझे पिछले साल एक कमर्शियल ऑफर हुआ। अच्छा, नॉर्मली आपको भी पता है, हम सबको पता है, जब कमर्शियल ऑफर होता है वो आपसे पूछते हैं, फिर वो भाव ताव करते हैं, जो कबाड़ी हो। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखिए प्लीज़ मैं ये नहीं करती और मैं बहुत कम कमर्शियल्स करती हूँ, नहीं बहुत अच्छा ब्रांड है, ये है वो है व्हाटएवर। मैंने कहा आप बता दें क्या ऑफ़र है। अच्छा, उन्होंने जो मुझे ऑफ़र बताई मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा मतलब मैं खुद इसमें कोई नेगोशिएट नहीं करूँगी। मैंने कहा ओके डेट्स अवेलेबल है, मैंने कहा हाँ अवेलेबल है और अवेलेबल थी सारी बातें। तो कि मैंने कहा मुझे ब्रांड तो आप बताएं ना, ब्रांड नहीं, वो हमें बताते हैं। अच्छा खैर, उन्होंने इवेंचुअली मुझे 2 दिन बाद कॉल की कि हाँ सब फाइनल हो गया है, और जब उन्होंने ब्रांड का बताया मैंने कहा जी माज़रत, हाँ मैं नहीं कर सकती। तो क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। यस। तो उन्होंने बड़े वो समझ तो गए, तो मुझे कहा कि एक आपके ना करने से फ़लस्तीन को कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। नहीं भाई, मैंने कतरा नहीं, मैंने कहा बिल्कुल आपने शायद सही समझा है, मेरे एक ना करने से कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा। तो मुतमईन रहेंगे। मैंने कहा लेकिन अगर कल को मेरी सुबह आँख ना खुली तो अपने अल्लाह के आगे जवाब दे तो हूँ ना कि मैंने जानते बूझते एक चीज़ का हिस्सा बनी जहाँ मेरी कन्विक्शन ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरे कॉल और फेल में फिर तजाद नहीं होगा कि मैंने 4 पैसों की खातिर, मुझे मेरे इर्द गिर्द लोगों ने, मैं शूट पे थी, मुझे लगा आप क्या कर रही हैं, इसको कौन मना करता है। मैंने कहा मैं बिल्कुल। तो वो कई दफ़ा आपकी कन्विक्शन आपसे ना कहलवाती है, और मेरा ख्याल है वो बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ देखिए वो लोग, यही तो आपकी वैल्यूज़ है ना। नहीं निदा, मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर वैसे उनके आर्टिस्ट वगैरह सब पाकिस्तानियों के बारे में इतना बुरा लिख रहे हैं, आर्टिस्टों के बारे में। रिसेंटली किसी ने कश्मीर से, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, मेरा उनसे रब्ता रहता है, उन्होंने मुझे कहा कि
ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में लोग मीम्स बना रहे हैं और लाइट हार्टेड और मीम वॉर चल रही है और मीम वॉर में पाकिस्तान जीत रहा है। मगर उन्होंने कहा कि आपने कभी ये सोचा कि जिनके ऊपर गुजरती है ना, जो उस वॉर का हिस्सा होते हैं, उनको आपके मीम्स फनी नहीं लगते? आई नो, उनके लिए ये जिंदगी और मौत का एक्चुअली मामला है। और शायद हम लोगों को एज एन इंडस्ट्री जरा इज्जत के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ, क्यों हम गजा पर बात नहीं करते? शैडो मैन मैं ही होती हूँ हर दफा, क्यों हम बात नहीं करते? लेकिन इंडिया में कुछ होगा या कश्मीर में कुछ होगा तो हम फौरन मुजम्मत करने खड़े हो जाएंगे, क्यों? लेकिन आपको पता है मकबूजा कश्मीर के जो उनके अवाम हैं वो भी इस चीज़ पर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, गलत इल्ज़ाम लगाया। अपनी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि इन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया और बड़ी जल्दी में लगा दिया। हमेशा जल्दी में इल्ज़ाम लगता है ऐसे। तो हम तो अपने तन मन धन से पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं भाई। हमारा नाम, काम, हमारी जगह, पहचान, शनाख्त, हमारा शनाख्त पाकिस्तान है। ये है तो हम है, ये है तो हम। हाँ भाई, नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट इमोशनल जज्बाती हो गए सारे एकदम। ये बहुत ज़रूरी गुफ्तगू थी। बोटॉक्स जी आपका है। बोटॉक्स तो नहीं लग रहा है, ये मेकअप आज करवा रही थी और मैं मेकअप आर्टिस्ट से कहती थी इतना अच्छा मेकअप करती हैं, तो वो कहने लगी तो देख कहानी तो सुने, बोटॉक्स की कहानी क्या है? हुआ क्या कि मैं ऐसे ही हम सेट पे गए तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम अपने लिप्स को बोटॉक्स करा लो। है लिप से बोटॉक्स कौन कराता है? ये फिलर्स डलवा लो, सॉरी। तो क्योंकि तुम्हारे ऊपर का जो होंठ है वो बहुत पतला है तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी तेरे मोटे हैं होंठ है तो मुझे तो जरूरत ही, क्योंकि जिस जमाने में मैं इंडस्ट्री में आई थी लोगों ने बहुत वो कहते थे ना मुझसे कि आए इसके देखो, तब तो पंखड़ी वाले होंठ हुआ करते थे। जी बिल्कुल। और अब वो पंखड़ियां जो है खत्म हो गई, ये वाले बन रहे हैं। सुना है वैसे अगले साल की प्रेडिक्शन है, जैसे वो आप कही थी ना कि आजकल ये ऑटम कलर, वो प्रेडिक्शन अगले साल की ये है कि पंखड़ी वाले होंठ वापस आ रहे हैं। वैसे वो सॉरी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा खैर तो मैं हो गई कन्विंस। उन्होंने वो कैसे किया, मैंने कहा यार मैं बहुत बुरी लगूंगी, क्योंकि बस ठीक है जो मेरे फीचर्स है वो मैं खुद पेंसिल से, लिप पेंसिल से ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा ले तो वो बैलेंस हो जाए। नहीं देखो, फिर उस मेकअप आर्टिस्ट ने मेरी प्रॉपर पेंसिल बनाई, देखा तो लग तो बहुत अच्छे रहते कि अगर मैं करा लूँ तो एक लुक भी चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई मैं पहुंच गई क्लिनिक, इतनी मैं कन्विंस मैंने, क्योंकि मुझे वही पेंसिल वाले होंठ नजर आ रहे थे। मैंने कहा यार बहुत अच्छे हैं और ये है वो, बस मैं पहुंच गई भाई। वहाँ मैंने किसी को देखा, वो भी कहीं यही करवा के निकली थी। मैंने उसको देखा और आप सबको पता है कि वो क्या हाल होता है जब फिलर्स डालते हैं, वो पूरा ऐसा जैसे कोई ब्रूज इसने पंच मारा है। और मुझे वहाँ हॉल उठे और मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो रहते हैं, मतलब 1 हफ्ता इसका टाइम है, हीलिंग टाइम है। और मैंने कहा ये तो, फिर मैंने उनसे मशवरा भी किया, ज़ाहिर उन्होंने तो अपनी दुकान चलानी थी। उन्होंने कहा नहीं कराओ, बिल्कुल बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मुझे समझ आ गई कि मेरा कोई बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा अगर मैंने ये करा दिया। बच गई, मैंने बच गई, मेरा सब कुछ तैयार। मेरा नेक्स्ट एक पेशेंट के बाद मेरा अपॉइंटमेंट, मतलब मेरी नेक्स्ट बारी थी। मैं तो ऐसे गायब जैसे वो कार्टून से एग्जैक्टली वैसे गायब। और मैंने शुक्र, अच्छा एक होता है ना आप बाहर कोई, अगर आप कोई चीज़ ख़त्म करके या कोई चीज़ लेके, जैसे शॉपिंग करके हमें बहुत डेस्परेशन होती है यार ये जोड़ा उठा लो, और कभी बाहर निकलो तो कहते हैं यार गलत हो गया, पैसे खर्च हो गए। तो वो मुझे इतनी अच्छी फील आई, मैंने कहा आज तो मैंने बच गई, बड़ा काम किया। वैसे ही बच गई, मैं भी बच गई। हाँ भाई नेक्स्ट है साड़ी। ओफ अल्लाह, साड़ी का भी वो था। मुझे लगता है आप लोगों को सब भूले हुए होते हैं, फिर एकदम याद आता है। अच्छा आपने खालदा को ये बताया था। सब इतनी लंबी सांस लेते। हाँ साड़ी, हाँ याद आया। अच्छा इसमें हम लोगों की जो था ना कि कॉन्वोकेशन थी सिल्वर जुबली की ना, डाउवाइट्स की। तो उसमें ये था कि थीम थी कि सब क्लास फेलोज़ को जो होंगे तो उसमें साड़ी पहननी और डिनर है और होटल में सब ने जमा होना था। तो मैं कितने दिनों से जैसे डिसाइड हो रहा था कि साड़ी पहननी है। अच्छा साड़ी पहनने का ना कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि वो हमेशा ठुड्डे ही खाने पड़ते हैं और इधर उधर गिरना, और वो और मियाँ को भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि माफ़ कर दो, मतलब बाजी माफ़ कर दो, अपना जो तुम शलवार कमीज़ और ये है यही अपना रखना वो। लेकिन वो थीम थी और भाई फैशन है और करना है और ये वो क्या।
तो वो बिल्कुल चंद दिन पहले जो है ना, तो वो मेरी नन ने कहा कि भाभी मुझे जो है ना, हमारी किटी पार्टी हो रही है और उसमें साड़ी की थीम है, तो आपने तो वो इतने दिनों से आप बनवा रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं छोटी ईद पे बकरा खरीदती हूँ, ठीक है। तो वो ये बहुत पहले ही तैयारी कर लेती है, रमजान से पहले ईद की तैयारी। हाँ। और इसीलिए कह रही है कि छोटी ईद पे बकरा खरीदती हूँ, क्योंकि बकरे सब महंगे हो जाते हैं। हाँ, तो वो चर्चे थे उस साड़ी के, तो वो आपने बनाई हुई है, तो वो मुझे आप प्लीज़ दे दें, और वो बस आधे घंटे का, और मेरी वो इज्जत रह जाएगी इस तरीके से। वो आपकी वो ब्लैक साड़ी है और जिस तरह से सारा नेट और सब कुछ है, और बस जाना आना है, और आपकी भी वो साड़ी है, उसमें क्या इतना वो कोई वो नहीं होगा। अब वो एक ऐसी चीज़ है ना दो, अब वो फिर वो अब्बास से बातें होंगी, ये वो, मैंने तो एक चीज़ मांगी, इन्होंने नहीं दी, ये वो, खैर मैंने दिल पे पत्थर रखते हुए वो कर लिया। अब क्या बंदा करे कि मैंने खैर वो गई, पहले मैं सोचा क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, बहुत बस बड़ी मजबूरी हुई। खैर मैंने गई, वो डब्बा उनको निकाल के दिया, मैंने कहा वैसे इतनी ये ख़ास साड़ी नहीं है, पता है, और आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी, ये साड़ी पहन के तो आप क्या ही, हाँ, क्या ही लगेंगी आप। हाँ। मैं तो समझती हूँ कि आप ना ही ये पहने, अभी तो ये इतनी मज़ेदार भी नहीं है। कि लेकिन नहीं भाभी, मुझे तो पता है आप इतनी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं। वो ले के चली गई, और जिस दिन मुझे वो साड़ी पहननी थी, जब वो मैंने निकाली इस्त्री करने के लिए, उसकी साइड से पूरा बॉर्डर जला हुआ था। मुझे इतनी तकलीफ हुई, क्योंकि मैं इतने दिनों से उस साड़ी की प्रिपरेशन कर रही थी, और वो भी अपनी फेवरेट हाँ, कोई चीज़ है। और आप वैसे बकरा ले लेती छोटी ईद पर, तो आपने पहनने से एक दिन पहले क्यों नहीं चेक क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने उसको 2 या 3 दिन पहले निकाला, लाइक इस्त्री करवाने के लिए, तो तब मुझे वो पता चला कि वो जलिए। मुझे इन चीज़ों से ये समझ आता है कि हमें पहले से नहीं बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं या क्या बना रहे हैं या वो नहीं, ये तो है। अब फैमिली में तो पता चल गया, पता चल। हाँ बिल्कुल, आप सही। आजकल तो इंटरनेट पे यही रील्स आ रही होती है कि जो भी कर रहे हो किसी को बताओ नहीं, जब वो हो जाए, जब वो आ करने के बाद बताओ। आजकल तो ये है ट्रेंड भाई, सच्ची में ट्रेंड है, बिल्कुल ये है। तो खैर फिर कुछ अफसोस वगैरह नहीं हुआ कि मुझसे साड़ी जल गई या कुछ? फिर आपने वो पहली सही करवाई? नहीं, वो वाली मैंने पहनी नहीं। फिर मैं गई, हमारे बिल्कुल करीबी मॉल है, फिर मैंने वहाँ से ली उसी मैचिंग वो वाली पहनी। जो मैंने बनवाई थी वो वाली मैं पहन ही नहीं सकी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट से ही पूछा भी नहीं आपने कि भाई ये क्या रिश्ता भी ऐसे ऐसा था, पूछ नहीं सकते थे, और वो तो वो मानती भी नहीं। और दूसरी बात ये कि 2 की 4 करके वो लगाते हैं। तो अभी सुबह क्या होगा? वो काम पर होंगी ना, इसलिए तभी बोल नहीं, किसी ना किसी तरह तो भड़ास निकल गई ना। और अब वो मैंने निकाल दी है, मैं क्या करती, निकालनी क्या भड़ास निकाल दी है? या आज मुझे रिलैक्स हो गया पेट, आज आप सुकून से जाके दोपहर का कैलूला कीजिएगा। आज मुझे जो तकलीफ थी, आज मुझे बहुत अच्छा हुआ। ये एग्जॉस्ट हाँ वेंट हो गया। दावत जी, बस वो जो मुरव्वत होती है ना, हाँ, अब कई दफ़ा ऐसा होता है, मतलब आई एम सोशेबल, आई लाइक गोइंग आउट। अब बहुत प्यार से लोग अगर को बुलाते हैं तो आप जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना आप वही मुरब्बतें मारे जाते हैं। अब वो किसी ने मुझे दावत में बुलाया, उनके घर की शादी थी, मुझे नहीं जाना था क्योंकि मैं उनको सिरे से जानती नहीं। हाँ, ठीक है ना, तो अब मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब मेरी उससे उनकी फैमिली से भी कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना इसरार किया, और ये कि उन्होंने मतलब थोड़ा उनके साथ कुछ उनके काम थे, कुछ चीज़ें थी, एक ताल्लुक़ ऐसा बना हुआ था जो बड़ा तहजीब वाला ताल्लुक़ था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया। मैंने कहा चलो ऐसा है कि मैं कहते ना जाके शक्ल दिखा कर आ जाऊंगी। सुने, वो मेरे वाला तो नहीं था, शक्ल दिखा कर आई थी आप? नहीं, आपको मैं जानती नहीं, शक्ल दिखा कर गई थी आप। सुने, हाँ नहीं बता, मैं बहुत पहले आ गई थी, आप मौजूद नहीं थी। अच्छा, वो वाली बातें चल रही हैं, हमें आगे तो बताए फिर क्या हुआ? नहीं, इन्होंने बुलाया था, मैं पहुंच गई थी, और ये मेजबान को मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा आज ही बर्थडे पे, तो मुझे कहती है, मैंने जैसे फोन किया तो कहती है ना, खुदा ना खासा आ तो नहीं गई, खुदा ना खासा आ गई हूँ। ये बर्थडे की कहानी चल रही, मैंने कहा लोगों को भी बताओ ये क्या आपकी बर्थडे की। लेकिन वो अब उस शादी में मैं चली तो गई, लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि मैं अपनी गाड़ी रखती, वो थोड़ा सा काम था, तो मैंने कहा कि मुझे ड्रॉप करके ना आधे घंटे में लेने आ जाना। वो आधा घंटा मेरी ज़िंदगी का तकलीफ़ दे तरीन आधा घंटा था,
क्योंकि एक तो मैं उन लोगों को जानती नहीं थी, ऊपर से मेरे ऊपर हो गई एक यलगार यस लोगों की। और मतलब वो बिल्कुल मेरे माहौल के लोग नहीं थे। आई हैड नथिंग इन कॉमन विद देम। मैं इतनी घबरा गई ना, मुझे एंग्जाइटी शुरू हो गई क्योंकि हर तरह से लोग आ रहे हैं, एक भगदड़ मच गई है, कोई यहाँ से फ़ोन रख रहा है, मुझे वैसे भी मतलब आप पूछ लें, आप ले लें तस्वीर, मैं कभी मना नहीं करूँगी। हमारे यहाँ पूछा नहीं जाता। लेकिन वो कुछ माहौल ही अजीब सा था और वो लोग बिल्कुल, मैं वहाँ एक इंसान को नहीं जानती थी और मुझे वो आधा घंटा गुजारा। मैं कह रही हूँ मैंने गाड़ी क्यों भिजवा दी, मैंने ये अक्ल कर दी। उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा जब आप किसी को नहीं जानते ना, उनकी दावत नहीं कबूल करनी चाहिए। बस उनकी बेटी की शादी है, बेटी बहुत ज्यादा वो हो रही है, वो दुल्हन की ईद हो जाएगी अगर आप आ जाएंगी। हाँ। अब मैंने किसी का दिल नहीं रखा। वैसे अपनी किसी फ्रेंड को ले जाना चाहिए अगर इस तरह की कोई ना दावत, ताकि वो भी मेरे साथ फंसे और मुझे बददुआएं दे। सहारा होता है कि यार दोनों कुछ बात और एज ए सेलिब्रिटी ना आप ना नहीं कह सकती, फिर वो हो जाएगा ये रूड है या कुछ। अच्छा भाई ऐसे पब्लिक में तो नोचते हैं हमारे साथ, हमारे नोच क्यों रहे हो? नहीं मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे को उठा ले, मतलब 6 माह का बच्चा ये आपको बहुत पसंद करता है। अच्छा बच्चा कहा जाता है, बच्चा तो सीट चाले में कह रही बेटा मुझे जानते हैं वो देखने आपका, बच्चे को पता नहीं मैं कौन हूँ भैया क्यों। मैं इसी तरह है ना एक शादी में गई, हमारे रिलेटिव्स की थी, दूर पर है के। मैं शादी में गई, आप यकीन करें उसमें मेरे ज़ाहिर है मेरे फुप्पो की बेटियाँ वगैरह सब आई हुई थी। इस टेबल पर मैं बैठी हुई, वहाँ फुप्पो की बेटियाँ बैठी हुई हैं। आप यकीन करें मैं यहाँ से वहाँ मिलने नहीं उन्हें जा सकती। I can imagine। क्योंकि लोगों ने पागल कर दिया। और जो मेरे साथ गए हुए थे मेरे भाई वगैरह, वो देख रहे थे और उनको समझ आ रही थी। अब मेरे भाई जहाँ मिलते हैं ना, वो कहते हैं भाई इसमें जो सब्र है ना क्योंकि मैंने वो किस तरह से टाइम गुजारा, लेकिन उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि नहीं जाऊँगी इस तरह की शादियों में जहाँ पर। अब अरसलान की शादी थी, हमारे माशाल्लाह सभी शोबिस के कितने लोग आए थे, इतने वो तलत भाई इतने समझदार थे। उन्होंने उनके लिए जब तक हम नहीं पहुँचे, उन्होंने उनके लिए अलहदा जगह बनाई थी। उन्होंने अपने गेस्ट से कहा था उस तरफ कोई नहीं जाएगा, कोई पिक्चर नहीं बनाएगा, कोई उन्हें हमें नहीं किसी अच्छा नहीं, आप किसी ने जानने वाले होते हैं ना, आपकी फैमिली होती है, लेकिन लोगों में आपके नहीं दोस्त समझ होते इस हैं, चीज़। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। इवन अगर आपके जानने वालों में सारे सब तो आपके उनके जो है दावत में आपके नहीं होंगे, बट एक तरीका होता है। वो जो यलगार मुझ पे हुई ना, वो मुझे आज तक नहीं भूली। मैंने कहा लिटरली कि जिनको आप नहीं जानते ना, नहीं वहाँ ना कहना। जैसे आप जो है कहीं मुझे रूट कहते हैं, मगर मैं जो अकेला आदमी होता है ना और मेरे साथ आके कहते हैं तस्वीर खिंचवाओ, तो मैं कहती हूँ देखिए आपकी फैमिली होगी ना तो मैं खिंचवा लूंगी, मैं नहीं खिंचवा। मैं चाहे कोई भी होता है ना, मैं ना कह देती हूँ। कुछ लोग बहुत माइंड भी करते हैं, शक्लें भी बनाते हैं, अच्छा आदमियों के साथ आप काम कर लेती हैं और तस्वीरें नहीं, बहुत सारे जुमले भी बोलते हैं। पर मैंने कहा ये मेरा रूल है, सारा इल्ज़ाम यासिर पर डाल देती हूँ। मेरे मियाँ ने मना किया। अच्छा ये मैं भी करती हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया, क्योंकि हमारी तस्वीरें मिसयूज़ होती हैं। बिल्कुल। हमें क्या पता कोई अंदर से कैसा है। टैग की भी होती है ना, कोई शक्लें इधर जा रही हैं और किसी मोटे के साथ खड़े नहीं, मैंने वो कुछ तो भी उसके नहीं है। बाद कोशिश की मोटा पतले का मोटा ना हो तो आदमियों के नहीं। नहीं मोटा गंजा एक ब्रेक ले, नहीं चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज हम एक दूसरे से सीख रहे हैं कि ना कैसे कहा जाए, और ब्रेक में तो और खुल के सीख रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें कुछ सीख रहे हैं, मुरब्बत में कुछ कर रहे हैं। यस। अच्छा भाई, ये क्या है? दानियाल की दोस्त जी। हाँ साइमा। हाँ कुछ नहीं, बस वो मेरे बेटे, मैं शूट पे जा रही थी तो दानियाल ने कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो आएंगे मामा, तो मैंने कहा ठीक है। तो बल्कि अब सोच रही मैं बताऊँ ना बताऊँ। हाँ मैंने कहा फिर मेरी क्लास हो जाएगी मेरे बेटे से, कुछ और चला दें, कोई और बैंड चला। नहीं दैट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। खैर मैं अम्मी अपनी वालदा के साथ उम्रे पे गई थी, तो मेरे बेटे ने कहा, मैंने कहा देखो पीछे तुम अकेले हो, चीज़ें देख लेना। मैंने सब समझाया कि सब तुम्हारे उसके है अंडर, और कमरा वमरा भी मैं बंद नहीं करके गई। मैंने कहा सब चीज़ें देखना, नहीं कुछ नहीं। लेकिन उसने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी थी कि मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो वो पूरा डे स्पेंड करेंगे और वो शायद नाइट भी स्पेंड करें, तो हम लोग, मैं सारी तैयारी व्यारी उनकी करके गई थी। मैंने कहा ठीक है बेटा सब कर लेना।
जो चीज़ जहाँ पे है मैंने कहा वही रखना, तुम्हें पता है माँ को सफाई की बीमारी है। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। खैर मेरे ख्याल से उसकी ये ख़त्म हुआ है ये, और उसके नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी वापसी की कराची की उम्रे से। मैं और अम्मी घर आए। अब उम्रे से हम घर आए हैं, बहुत ही मतलब उससे कि यार उम्रा चीज़ें ये, जब मैं घर आई हूँ तो मेरा बम फटा। मतलब ऐसा कि मैं बयान नहीं कर सकती, कोई चीज़ जगह पे नहीं थी। टिश्यूज़ वहाँ गिरे हैं, किचन का वो हाल है, चिड़ियाघर। मैंने कहा दानियाल ये क्या, मामा बस वो मैं करने वाला था, वो मैं ये कर, मैंने कहा यार तुम 4 आदमी भी लगाओ घर में ना तो ये जगह पे नहीं चीज़ें हो सकती। फिर तो मैं भूल ही गई ना कि मैं उम्रा करके आई। मैंने कहा तहजीब तमीज़ गई भाड़ में। मैंने कहा निकलो कमरे से, और मैंने कहा लगाओ झाड़ू। फिर मैंने जो निदा मैं बयान नहीं कर सकती, उल्टा ऐसा था मेरा घर लिटरली। मेरे लड़के तो यही तो करते हैं। लड़कों ने शायद जूते वूते भी रखे हुए थे या मस्त थे क्या थे, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम्स भी आगे पीछे। मैंने कहा तुमने ये जो तुमने काम किया है, मैंने कहा ये सारी जिंदगी के लिए तुम मेरे लिए बैड बुक्स में आ गए, भूल जाओगे तुम अकेले अब कभी घर में रहो। फिर जो उसकी क्लास, अभी तक मैं उसको ताने देती हूँ अब तो भूल जाए। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैं जब लाहौर जाती हूँ ना तो मेरे दोनों बेटे अपने कमरे को लॉक करना शुरू कर देते हैं। अब अम्मा आएंगी, अम्मा हमारे रूम्स में आएंगी, अलमारियाँ देखेंगी और वो करेंगी भी साफ, लेकिन उससे पहले हमारी जो सफाई जो क्लास होती है जो ना, क्लास, अब तो मैंने छोड़ दिया जाना। मैंने कहा भाई तुम जानो और तुम्हारा काम। अब नहीं जाती। पहले मैं अलमारियों में से सब कपड़े निकाल कर, आधे से ज़्यादा मैंने साइड पर रखे होते थे, बच्चे इशारा कर रहे होते थे नौकरों को कि हाँ। तो बाद में मैं देखती थी, मैं कहती थी ये तो मैंने उसे दे दिए थे, मैं उसे, तुम लेकर नहीं गए घर? हाँ। वो नहीं बाजी, उन्होंने मुझे, भाई ने कहा था कि तुम लेते रहना, उसके बाद मेरे पास आना। फिर जो, तो वो ना मुझे सिर्फ उसमें से ये एक मिली थी शर्ट, बाकी उन्होंने फिर वापस ले लिए। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें करेंगे इसलिए बेहतर है छोड़ दो इन्हें। तो लड़के तो ऐसा ही करते हैं। नहीं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र निदा, मैं कहती हूँ दानियल में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि अब अगर मतलब देखो तो ऐसा लगता है ये उसका कमरा नहीं है। ये मैंने कहा तुम हो, अब तो कोई चीज़ ऐसे यूं कर दो, मामा प्लीज वहीं रखे वहीं, तो वो आदत तो आप वाली आएगी ना इवेंचुअली आ गई। तो कभी कभार हमें अपने बच्चों को भी ना कहना पड़ता है ना। नहीं बहुत जरूरी है। हाँ, और अब हर चीज, हाँ बच्चों को भी समझ आई है कि चीजें जो गलत हैं वो गलत हैं, उस पर ना बोलो। हाँ, और कभी कभार होता है ना, हम कहते हैं हम अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी कर दें, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे समझाया, उसने मुझे ये चीज़ पहले मुझे नहीं समझती इतनी, वो कहने लगा बच्चों में प्यास रहना बहुत ज़रूरी है, उनमें प्यास रखनी चाहिए, हर चीज़ मोटिवेशन रहती है। हाँ, हर चीज़ तुम नहीं कहोगी कि भाई उनके लिए तो काम करें तो चलो पूरी कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझे वाकई मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। मैंने कहा हाँ यार ये वाली बात तो सही है। ये वाली बात है निदा कि अल्लाह ताला भी आपकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करता, क्योंकि शायद वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। जी जी, तो माँ बाप को भी कई दफा सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी और बच्चों को आदत हो जाती है कि भाई हमारी तो जो मुंह से निकली बात पूरी हुई है। पता है जो माएँ ये कहती हैं ना कि अच्छा बच्चे जो फरमाइश करें, अच्छा जाओ अब्बा से पूछ लो, अगर वो कहते हैं तो कर लो। उससे भी बड़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। क्योंकि अब्बा ने हर चीज़ में हाँ नहीं करनी होती, माएँ कर देती हैं। तो वो फिर उनको समझ आ जाती है ये पूछनी है या नहीं पूछनी। क्योंकि जब बच्चों को आप ना बोले ना तो वो कहते हैं क्योंकि हाँ हाँ बोल के उनको इतनी आदत हो चुकी है। तो माँ जब ना या बाप, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे मजे की बात ये होती है कि जब माँ बाप एक दूसरे के पास भेजे ना, जो अम्मी से पूछ लो, जो अब्बू से पूछ लो, आपको पता होता है दोनों जगह से नहीं, पहले से बात करके बैठे। एग्जैक्टली, ये तो है। अच्छा भाई क्या है अगला? पिकनिक। पिकनिक के लिए ना या हाँ क्या? उसमें ये होता है कि टर्टल बीच पे आजकल बहुत अच्छे हट्स बने हुए हैं। अच्छा। और अब बहुत अच्छे उन्होंने बना लिए हैं। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि लाइक अच्छा मौसम भी है, पिछले लास्ट मंथ की बात है, तो चलते हैं और पूरा फैमिलीज चलते हैं। और उसमें मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि संडे को निकलते हैं, ऑफ भी होता है और दिन में निकलते हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल होगा। तो उसमें उन लोगों ने कहा कि यार वहाँ पे ना जाने का मज़ा ये है कि आप शाम में जाएं, शाम में जाएं और पूरा वहाँ पे रहें और नाइट स्पेंड करें ये वो। तो फिर जब घर में बात हुई सब, तो डॉक्टर साहब ने और सब ने कहा कि भाई वो जो रास्ता है सब इट्स नॉट सेफ़, तो ये मैं इस चीज़ को अग्री नहीं करता। और बेटे ने भी मेरे कहा और उसने कहा नहीं भाई ये सब नहीं है और बस सुबह से शाम तक।
फिर वो भी सब पीछे पड़ गए और ये वो, तो कोई नहीं, जाना है, शाम में जाना है और मौसम इस तरह से होगा क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है। खैर गए वए वहाँ बहुत मज़ा आया, सब कुछ हुआ। अच्छा, मैं यूजुअली होता है कि मुझे टाइम से सोने का बहुत मसला है, लाइक क्योंकि जॉब शुरू से की है हमेशा, तो रात को जल्दी सो जाती है। हाँ, फिर? मतलब दुनिया ढोल बजाती रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे भाई अपने टाइम से सोना होता है, मैं नहीं रात को जाग सकती। तो फिर क्या हुआ? तो अब वही नींद आने का मसला शुरू हो गया। अब 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, भाई उठो सब कुछ। अब वो कह रहे हैं भाई हमने तो फजर पढ़ के जाने का किया है और इसकी बुकिंग भी बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपए वो लेते हैं ना पर फैमिली। अच्छा खासा पड़ रहा था, 4-5 फैमिलीज मिलके गए थे। तो अब सब खाना वाना भी सब कुछ हो रहा है, गेम्स चल रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, बैठो। मैंने कहा भाई मुझे तो नींद आ रही है, अब हम सब लोगों को चलना चाहिए। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है अब चलते हैं जो भी है। और तुम्ही को बहुत शौक हो रहा था। निकल गई? हाँ, तो हम लोग निकल गए और गए भी, सारी फैमिली साथ में थे। और वापसी में भी यही था कि फजर पढ़ के सारा जो भी सारी बुकिंग हुई, आप लोग अकेले निकल? हाँ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और बच्चों को भी, अच्छा बच्चों के भी आने का मूड नहीं था। और जब हम लोग वहाँ से निकले तो लिटरली वो जगह इतनी वो थी, हमारे पीछे मोटरसाइकिल वाले लगे। फिर जो हमने गाड़ी दौड़ाई है सब चीज़ें, और तो वो है ही सन्नाटे वाली जगह। हाँ, वो है ही सन्नाटे वाली जगह। तो मेरे मियाँ कह रहे थे तुम क्यों ऐसे प्रोग्राम बनाती हो, या तो तुम मतलब दिन में सो जाती या कुछ कर लेती या सुबह तक उनके साथ फिर रुकती, या तुम अपनी नींद वहाँ पे बैठ के तुम सो जाती है कमरे में। अब इस तरह की रैश ड्राइविंग, मोटरसाइकिल पीछे लगी हुई है, हालात हैं, सही चीज़ें, तो ऐसे प्लान्स ना बनाया करो जिसकी वजह से पूरी फैमिली ख्वार हो। खुदा ना खास्ता तेज़ ड्राइविंग में लग जाए, कुछ हो जाए, ये परेशान। मतलब लाइक जब 4 लोग, तो आपकी मियाँ को ना कहनी चाहिए थी। हाँ, नहीं अभी नहीं जा रहे। हाँ, कहनी चाहिए थी, बस ये कि मैं ही परेशान हो गई कि नहीं मुझसे बिल्कुल बैठा जा रहा था और बहुत यानी कि तबीयत वो हो रही थी। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं नाइट स्पेंड करनी होती है ना, चाहे कोई ख़ानदान वाला कुछ भी कहे, मैं हाँ नहीं करती, मैं ना पे ही अटकी रहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और नींद नहीं आती। और जब आप पूरे दिन सोए हुए ना हो, पूरी रात सोए हुए ना हो, तो फिर दूसरा दिन तो बर्बादियाँ, वो वाली नींद आपको 3-4 दिन तंग करती है। 3-4 दिन तंग करती है। और फिर सैटरडे भी हम लोग का वर्किंग डे होता है, क्लिनिक, सारी चीज़ें। अब फिर वो रात में वहाँ पे फिर बैठा ही नहीं जा रहा, क्योंकि आप सो ही नहीं सकते कहीं और जब आप पिकनिक पे गए। यानी इतने पैसे खर्च करके कितनी टेंशन ली, और कितनी टेंशन भी ली, मोटरसाइकिल वाले भी पीछे लग गए, फिर गाड़ी भगाना, खुदा ना एक और जैसे ना है जो मैं हमेशा अभी तक अपने ना पे जो है अटल रही हूँ। मेरे बच्चों ने जब भी पूछा हमें नाइट स्पेंड करने, फलाना दोस्त क्या, फलाना कज़न क्या, फलाना इसके यहाँ जाने दें, तो मैंने अभी तक तीसरे वाले को भी मैं हाँ नहीं करती। पूछते हैं क्यों नहीं करती है, मैंने कहा मेरी मर्जी, बहुत सारी चीज़ों पे हाँ करती हूँ ना, तो कुछ ना भी बर्दाश्त करो। बिल्कुल सही। तो मैंने अब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है नाइट स्पेंड करने वाला, बहुत बड़ा। और माँ तो पूरी रात जागती है, पता कितनी अजीब कहानियां सुने हैं भाई। नहीं ज़रूरत ही नहीं है भाई, नहीं ज़रूरत नहीं। तो कभी कभार माँ बाप जो है ना, बच्चे उनको मोल्ड कर लेते हैं और अपनी तरफ करके फिर ज्यादा ही नुकसान होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दफा ना ना कहने से ना रिश्ते भी बच जाते हैं। जैसे अब आपकी बात एक मिसाल छोटी सी कि अगर आप बंदा ना कह दे तो वो जिस तरह आप पिकनिक छोड़ के निकली हैं, उनको भी बुरा लगा, तो वो बेहतर है कि एक इंसान कह दे यार नहीं कर सकता। हाँ, बच्चों तो को वो भी बहुत सारी चीजें फिर आपकी सेफ हो जाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, एक्सीडेंट। कभी कभी ढीठ होना ना काम आ जाता है। छोटी थी, हाँ बहुत छोटी थी, 9 साल की थी, और अब्बू के साथ हम चारों बहनें फिल्म देखने जा रहे थे। तो अब वो यही हुआ, अम्मी नहीं गई, अम्मी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, हमने कहा हम जाएंगे। तो मेन कुरंगी रोड डिफेंस में हम उस पर जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एक और बहन को पिक किया था, रात से अपनी दोस्त के घर गई नहीं थी, मैं छोटी थी तो लाड भी मेरे होते थे, डांट भी खाती थी, सब कुछ ही होता था। आई इंसिस्टेड, वो जो होता ना बचपन में, मैंने बीच में नहीं बैठना, मैंने साइड पे बैठना है, मैंने खिड़की के पास मतलब एक बेवकूफ़ाना सी जिद थी। ये सारे बच्चे करते थे, सब बच्चे करते थे। और लेकिन मुझे जैसे उस दिन ना, बस मैं नहीं मानी कि नहीं मानी, मुझे नहीं बैठना मैं झूले। हाँ। अच्छा, मैं और मुझसे बड़ी वाली हम दोनों लड़ रहे थे। सो जो हमसे बड़ी है, सेकंड वन, वो बड़ी सब आगे बैठी हुई थी अब्बू के साथ। हाँ। शी फल्ला तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं बैठ जाती हूँ बीच में। हाँ। वो बैठ गई। अच्छा, मुझे आदत है अगेन चटर पटर, पहले ज़रा खामोश लोगों के सामने होती थी, अब तो वो भी नहीं रहा। तो मैं आगे भी बात करनी है, पीछे भी बात करनी है, तो अब्बू चला रहे थे, तो मैं यूँ हाथ आगे करके ना सीट के बिल्कुल एज के ऊपर ऐसे बैठी हुई थी, इधर भी बात हो रही है, इधर भी बात हो रही है, मैं इस तरह से बातें कर रही हूँ।
मुझे यूं आंख के इधर से नज़र आ रहा है कि एक बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और उससे ये परवाह नहीं की कि रास्ता नहीं है, उन्होंने यूं हमें मारा है और वो तो अपना रास्ता बना के चले गए। मेन कोरंगी रोड पे आप सोचें कि हमारी गाड़ी हिट हुई है, टर्टल हुई है, आइलैंड होता था बहुत बड़ा बीच में, उसके ऊपर से होती हुई गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ गई है जहाँ से ऑन कमिंग ट्रैफिक भी थी। गाड़ी हमारी टोटल लॉस थी, और जहाँ मैं बैठी हुई थी वो पूरे का पूरा हिस्सा जो था वो यूं करके इतना था कि मैं आई वाज जस्ट 9, तो मैं यूं फंसी हुई थी अब्बू की ड्राइविंग सीट के पीछे और इधर वाली सीट, गाड़ी का पूरा हिस्सा अंदर आ चुका है। ओफ, और आपने आगे थी चूके तो और बचत अब वो हो गई। हालांकि डांट पड़ी थी पीछे के बैठो, पीछे के बैठो, ना पीछे के बैठी, जिद में बीच में नहीं बैठी। अगर मेरी कोई और बहन बैठी होती वो डेफिनेटली पीछे पे बैठी, हाँ बैठी होती, और उन्होंने नहीं बचना था। आई वाज स्टक बिटवीन दैट प्लेस, मतलब मुझे वो दरवाज़ा तो मेरा ख़त्म हो गया था, मुझे आगे की तरफ से निकलना पड़ा, और पूरा कांच मेरे मुंह पर आया। यहाँ आई हैव 28 स्टिचेस ऑन माय फेस बाय द वे। सो वो उस वक्त जो मेरा नहीं मानना था ना, वो ढीठ होकर मैं नहीं बैठूंगी बीच में, वो काम आ गया, वो पूरी फैमिली बच गई, वरना किसी ना किसी का साथ बहुत बुरा हो जाता। तो कभी कभी ना ढीठ हो जाना अच्छा होता है। हाँ कभी कभी हाँ, ये तो अल्लाह ताला ने बचाया। पता नहीं होता ना कि किस वक्त हम ना कर रहे हैं, तो ये सही है। यही तो जिंदगी पूरी टाइमिंग का गेम है, जिंदगी पूरी टाइमिंग का गेम है, किस वक्त आपको ना करनी है, किस वक्त। और जब अल्लाह ने आपको बचाना होता है ना, तो फिर आप ढीठ बन भी जाते हैं। कभी कभार आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है नौकरी की या किसी और चीज़ की, आप हाँ करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, और कभी कभार आप ना करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। शुक्र अल्लाह का। Absolutely. ये उस वक्त आपको इतनी वो लग रही होती है कि वाह पैसे भी ज़्यादा हैं, ये चीज़ भी ज़्यादा है, और कुछ अरसे बाद आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है बच गए, वो चीज़ ही बंद हो गई या वो बिजनेस ही ख़त्म हो गया या कुछ ऐसा। बिल्कुल। सो ये वाली सारा गेम टाइमिंग्स का है। सही बात। और एक्सपीरियंस का ऑब्वियसली, ये तो है। अरे खत्म, ओ ब्रेक पे। और बाज़ औक़ात ऊँट पर बैठे कुत्ता काट जाता है जी, जब बुरा वक्त हो। अरे हाँ, कितनी मजे की ऊँट पे बैठे हो, कुत्ता उछल के काट जाता है। सही बात। बुरे वक्त की बात है, बुरे वक्त का पता नहीं होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। सब जिंदगी में ऐसे ही होते हैं कि कभी कभार हम ना नहीं करते और कभी कभार हम सही वक्त पे ना कर देते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है ये, कोई ऐसा। लेकिन ये है आज का बेसिकली शो यही था कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत ना कहना सिखाएं। बहुत ज़्यादा इस तरह ना, आजकल की दुनिया में, आजकल की ज़िंदगी में ना कहना थोड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियां हैरास होती हैं इस वजह से कि वो ना नहीं कह पाती, कितनी मुश्किलों से दुचार होती हैं बहुत सारी फील्ड्स में। सो उस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं कर सके, लेकिन हमारा मकसद ये था लोगों को आज का शो दिखाकर ये बताने का। हम बहुत इधर उधर चले गए तो वो कवर नहीं हो सकी एक्चुअली, कि हैरासमेंट होती है, बहुत सारे जो आपके जूनियर्स होते हैं उनके ऊपर सादा काम ठूस दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि वो उनको ना नहीं कहना आता। वो बातें अगर हम करते तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। हाँ। यस, एग्जैक्टली। बस समझ जाए हमने क्यों सिखाया आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से एक ज़रूरी अहम बात इस वक्त मैं करने वाली हूँ इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट का आगाज़ मैं करूँगी ज़ोया की ज़िंदगी की कहानी से। और ज़ोया एक छोटी सी बच्ची है जिसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। ज़ोया 5 साल से अंडर की इसकी एज है और ज़ोया का ख्वाब है डॉक्टर बनना। घर घर में भी वो गुड़ियों के बजाय डॉक्टर खेला करती है और हमेशा अपने अम्मा अब्बा को सुइयाँ लगा रही होती है, वो नकली चीज़ें उठा के, कि उसको बहुत ही ज़्यादा बेताबी से डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। एक दिन ज़ोया स्कूल से घर आती है बहुत तेज़ बुखार और खांसी के साथ। उसके बदन पर रैशेस निकले हुए हैं, कमज़ोरी से अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है इमरजेंसी में, तो उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि ज़ोया को जो डिज़ीज़ है वो प्रिवेंटेबल थी, लेकिन आपने कोई उसकी वैक्सीन मिस की है। उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी लाहक हुई है। और बहुत सारे, खाली ज़ोया के माँ बाप ही नहीं,
हम में से बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी काम चोरी में, जो शायद कभी कभार पैसों की तंगी में या भूल जाने की वजह से वैक्सीन्स बच्चों की मिस कर देते हैं, और इन वजूहात की वजह से बच्चे बहुत सारे बीमारियों से लाक हो जाते हैं, दो चार हो जाते हैं। सिस्टमेटिकली बहुत सारी माएँ कहती हैं हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, और वो भूल जाती हैं। कोई कार्ड जो वैक्सीन कार्ड होता है वो संभाल के नहीं रखती, वो गुमा देती हैं, और फिर जब उनको याद ही नहीं रहता कि बच्चे का क्या क्या वैक्सीन मिस हुई है, तो वो उनकी केयरलेसनेस की वजह से बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ज़ोया का ख्वाब अधूरा ना रहे, ज़ोया की तरह और बहुत सारी बच्चियों का ख्वाब अधूरा ना रहे, वो हेल्दी तरीके से परवान चढ़ें और अपने सारे ख्वाब पूरा कर पाएँ। इसके लिए आज हमने दावत दी है अपने शो पे डॉक्टर मोहम्मद नईम राजपूत साहब को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और आज हमें गाइडलाइंस देंगे कि हम कहाँ कहाँ पेरेंटिंग में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें छोटी गलती लगती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी भी कहा, बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बेहद प्यार भी करते हैं, मगर वो छोटी छोटी गलतियाँ, उनको लगता है ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि एक बड़ी गलती में तब्दील हो जाती है जब वो वैक्सीन की डेट्स का ख्याल नहीं रखते। तो आपसे मेरा ये सवाल है, ये क्या अगर वैक्सीन में गड़बड़ें हों डेट्स वगैरह में, तो क्या कुछ हो सकता है बच्चों के साथ? देखें, जैसे आपने बताया इस ज़ोया बच्ची के बारे में, ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो टाइम पे वैक्सीन ना करवाने की वजह से उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ, जिनमें मीज़ल्स आप देखें कि बदन पे खसरा हो जाता है जिनको, और इसके अलावा साथ साथ डिफ्थीरिया के बड़े चांसेस होते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जिन बच्चों को पोलियो नहीं पिलाएगा तो पोलियो की वजह से उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तो ये वैक्सीन 12 हिफाजती टीके हैं जो 12 मौलिक बीमारियों से इन बच्चों को बचाते हैं। बच्चे के पैदाइश की वक्त, हम जो बच्चा पैदा होता है जिस वक्त, तो उसको हम कहते हैं कि उसको 0 बर्थ डोज देना है, जिसमें OPV 0 है, हेपेटाइटिस B है, इसके अलावा BCG यानी TB का जो टीका है। कितने साल तक वैक्सीन करवा सकते हैं? जो वैक्सीन का जो एक्चुअल शेड्यूल है वो तो पैदाइश से लेके 2 साल तक इनका चलता है। अच्छा। लेकिन अभी चूँकि गवर्नमेंट ने देखा कि पूरी दुनिया की सतह पे ये चीज़ें देखी गई कि कोविड के दौरान और बहुत सारे ऐसे मामलात हुए कि बच्चे अपनी वैक्सीन प्रॉपर नहीं करवा सके। कोविड में ख़ास करके आप देखें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद थे, सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ थी, लोग घरों से नहीं निकल सक रहे थे, लॉकडाउन की सिचुएशन थी। तो इसकी वजह से फिर इंटरनेशनल डोनर्स ने, गावी वगैरह ने, उन्होंने सब पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एक बिग कैचअप के नाम से एक कैंपेन चल रही है जिसके 4 राउंड्स हैं। उनमें ये जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं जिनकी कोई भी वैक्सीन, खासकर मीज़ल्स की रह गई है या डिफ्थीरिया की रह गई है या पोलियो या निमोनिया की, तो वो वैक्सीन जो है ना सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर पे इनको वो वैक्सीन का स्केड्यूल पूरा कराया जा सकता है, बल्कि हमारी महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है वो आउटरीच टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स हैं, घरों में भी लोग जा रहे हैं वैक्सीनेटर्स, और साथ साथ इन बच्चों को स्केड्यूल पूरा करा रहे हैं। तो अब ये कितने साल के बच्चों तक ये हो? 5 साल तक के बच्चों तक ये बिग कैचअप चल रहा है। और हुकूमत बिग कैचअप के नाम से कैंपेन है, और हुकूमत की ये कोशिश है कि जो वैक्सीन का जो स्केड्यूल 0 से 2 ईयर्स तक का था, इसको इंक्रीज़ किया जाए, इसको 5 ईयर तक ले जाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीन की उनको कवरेज मिल सके। अच्छा, किस तरह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों के लिए वैक्सीन्स टाइम पर लगवाना कितना ज़रूरी है? क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? देखें, इसके बहुत सारे तरीके हैं कि हम देखा है हमने कि लोगों में वैक्सीन के मामले में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ हेजिटेंसी है, ख़ास करके हमारा जो ये पश्तून पॉपुलेशन है इसको, और ये कराची इतना बड़ा दुनिया का 6ठा बड़ा शहर है, इसमें जो पॉपुलेशन माइग्रेशन है और यो नॉर्थ से जो लोग आते हैं यहाँ पे सेटलमेंट्स में, कच्ची पक्के घरों में रहते हैं, उनके हमने देखा है कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ हमने उनके इन्फ्लुएंसर्स, उनके जो एल्डर्स है, रिलीजियस लीडर्स है, उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ख़ासकर आपकी तरह के प्रोग्रामात जो हैं अवेयरनेस रेजिंग के, ये बहुत ज़रूरी हैं कि हम आम लोगों को आगाह करें कि वैक्सीन की क्या अफादियत है। यानी ना सिर्फ ये 12 मौलिक बीमारियों से बच्चे बचते हैं, इनकी सेहत जो है बराबर तौर पर ये ग्रूम होते हैं, इनकी नशोनुमा सही रहती है, इनमें कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट आप देखें कि सालाना कोई 5 बिलियन रुपीस खर्च करती है
सिर्फ ये वैक्सीन ख़रीदने के लिए। ये अपने लोगों को सेहतमंद रखने के लिए, अपने बच्चों को उनकी सेहत मुमकिन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कोशिश करती है। ये तो सिर्फ वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट है, फिर हमारे तकरीबन 3000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर्स हैं, फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और हमारी मोबाइल टीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। तो ये सारी जो एफर्ट है वो इन बच्चों की, इन पेरेंट को समझना चाहिए कि ये कितनी ज़रूरी है कि आप देखें कि लोग प्राइवेटली जा के वैक्सीन लगवाते हैं, वहाँ पैसे खर्च करते हैं, और जबकि वो वैक्सीन गवर्नमेंट नहीं दी होती है। हाँ। तो वो सर्विस चार्ज के नाम से कुछ चार्जेस लेते हैं। लेकिन ठीक है, हमने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स को बहुत इम्प्रूव किया है, मदर चाइल्ड फ्रेंडली बना दिया है, साफ़ सुथरे सेंटर्स हैं। वहाँ वैक्सीनेटर बाकायदा जो है वो अच्छे अटायर में लैब कोट के साथ बैठा होता है, वेलकमिंग उसका जेस्चर है। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ना वो बच्चे को इंजेक्शन लगेगा, हाय अभी छोड़ो, भी बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कर लेंगे। उन पेरेंट्स को आप क्या कहते हैं कि वो इस डर के मारे कि बच्चे को बुखार हो जाएगा या उसका एक दाना निकल आएगा उस जगह जहाँ इंजेक्शन लगेगा, उस डर के मारे वो उस एज में उस टाइम पर ले जाते ही नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक हकीकत भी है थोड़ी इसमें कि जब पेंटा 1 की वैक्सीन लगती है तो बच्चों को थोड़ा सा बुखार आ जाता है। तो उसके लिए हम मुसलसल एडवोकेट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कि जी आप इन बच्चों के लिए पैरासीटामोल, पैनाडोल ड्रॉप्स जो है ना अवेलेबल कराएं। तो अब गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई $500 बिलियन के पैरासीटामोल, पैनाडोल ड्रॉप्स प्रोक्योर किए हैं कि जब इन बच्चों को पेंटा 1 की वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीनेटर अपने पास से इनको पैनाडोल ड्रॉप्स दे देगा। हाँ, क्योंकि वो बच्चा खाना पीना भी छोड़ देता है, नींद भी नहीं होती, तो माँ बाप इस चीज़ से डरते हैं कि अरे अब वो बच्चे का रूटीन ख़राब होगा। जी बिल्कुल, तो वो आगे की नहीं सोच रहे। तो उसको आप देखें ना, एड्रेस करने गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी ये प्रोक्योरमेंट की है कि हर बच्चे को जो पेंटा 1 की वैक्सीन लगेगी तो वो उसको पैरासीटामोल के ड्रॉप्स दे देंगे ताकि उन पे ना कोई फाइनेंशियल बर्डन हो। और वो वैक्सीनेटर ऑलरेडी इनको जो काउंसलिंग में बता देता है कि ये मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तो इसके लगाने से बच्चे को हो सकता है कि बुखार आ जाए। तो जो बुखार आ जाए तो आप इसको ड्रॉप्स पिला दें ताकि बच्चा और कोई किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज का बेसिकली ये सेगमेंट जो है ना, ये सेहतमंद पाकिस्तान की तरफ से लाया गया है यहाँ, और सेहतमंद पाकिस्तान इनिशिएटिव है ये जो पूरा सेगमेंट है, ये इनिशिएटिव है ARYB ग्लोबल का, जिसका विजन है बिल्ड पाकिस्तान, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपने वैक्सीन्स नहीं कराई अपने बच्चों की तो प्लीज़, हमारा मकसद यहाँ आपको यही बताने का था, प्लीज़ उनकी वैक्सीन्स वक्त पर कराएं ताकि वो अपने सारे ख्वाब इस दुनिया के पूरे कर सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।